नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएसवस यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती हैं मैजिकल कहानियां, जबरदस्त एक्शन और रोमांच से भरी कहानियां। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में हमें बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लेकर आए हैं मिस्टर बिलियनेयर वेल्थ सिस्टम की नई कड़ी, एपिसोड 81। अगर आपने पहले के एपिसोड मिस कर दिए हैं तो जाकर जरूर देखें और इस सफ़र में हमारे साथ बने रहें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 81। एडविन ने विवान को कंपनी के चारों ओर घुमाया और उसे कंपनी के उच्च प्रबंधन से मिलवाया। सभी प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों को सम्मेलन कक्ष में बुलाया गया, जहां एडविन ने विवान को कंपनी का नया मालिक बताया। जब कर्मचारियों ने सुना कि विवान ने कंपनी का नियंत्रण ले लिया है तो वहां स्पष्ट रूप से हलचल मच गई। उन्होंने देखा कि विवान युवा है और वे उसकी क्षमताओं पर संदेह कर रहे थे। यह नहीं था कि वे विवान से नफरत करते थे, बस ये था कि आजकल कुछ युवा अपने माता पिता की संपत्ति पर निर्भर रहते हैं और लोगों पर हुकूमत करते हैं। इसके अलावा विवान के कैजुअल कपड़े एक ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं लग रहे थे जो ऑफिस के प्रति गंभीर हो। जब उन्होंने एक दूसरे से फुसफुसाते हुए देखा तो एडविन ने थोड़ी देर के लिए माथा सिकुड़ते हुए विवान की ओर देखा। जब उसने विवान के उदासीन चेहरे को देखा तो उसने राहत की सांस ली और फिर से कर्मचारियों की ओर देखा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप श्री विवान को उसी तरह देख रहे हैं जैसे आप उन नए धनिकों के बच्चों को देखते हैं जो अपने माता पिता की संपत्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो मैं सुझाव देता हूं कि आप अपनी इस राय को जल्द से जल्द बदल लें। एक पल रुकने के बाद उसने जारी रखा, ये कंपनी श्री विवान द्वारा खरीदी गई है, न कि उनके परिवार द्वारा। दूसरे शब्दों में, यह अब उनका व्यवसाय है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप श्री विवान का सम्मान करेंगे जैसे आपने मेरे समय में किया था। और आपको ये जानना चाहिए कि अगर आपका प्रदर्शन औसत से कम है तो श्री विवान आपको निकाल सकते हैं और किसी और को रख सकते हैं जो आपका काम अच्छे से कर सके। एडविन के शब्दों ने 30 से अधिक कर्मचारियों के समूह को चुप करा दिया। उन्होंने विवान को एक नई नज़र से देखा, खासकर उन लोगों ने जो शीर्ष पर थे और कंपनी के मूल्य के बारे में जानते थे। कंपनी को खरीदने के लिए विवान के पास कम से कम 3000 करोड़ रुपये होने चाहिए। हालांकि उन्होंने संदेह किया कि यह विवान का पैसा है और न कि उसके परिवार का, फिर भी उन्हें उसे सम्मान देना पड़ा क्योंकि उसके परिवार ने उसे इतनी बड़ी राशि सौंप दी थी। मिस्टर विवान, मैं सेफ्टी इन्फोसिस का वर्तमान सीईओ मैक्सवेल अस्तुल हूं। एक मध्यम आयु के व्यक्ति ने, जो परिष्कृत स्वभाव का था, आगे बढ़कर विवान का अभिवादन किया। विवान ने दूसरे पक्ष को सिर हिलाया जब उन्होंने हाथ मिलाया। इस व्यक्ति के स्वभाव से विवान उससे बहुत उम्मीद कर रहा था, लेकिन अगर वह वास्तव में उसकी उम्मीदों पर खरा उतरा तो यह निश्चित रूप से इंतजार करना होगा। परिचय प्रक्रिया के बाद विवान ने देखा कि कंपनी कैसे संचालित हो रही थी। उसने पाया कि कई अनुबंध अभी भी चल रहे थे और कुछ ऐसे थे जिन्हें अभी भी संसाधित करने की आवश्यकता थी। इन सभी को देखने के बाद विवान ने अंततः समझा कि कंपनी कैसे संचालित होती है। उसके दृष्टिकोण से इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन उसे कुछ बदलाव करने थे। इसलिए उसने कंपनी का खाता मांगा और 1100, 654, 890 रुपये ट्रांसफर किए। उसने तय किया कि वह उस व्यक्ति पर विश्वास करेगा जिसे एडविन ने कंपनी का प्रभारी बनाया था। वह विश्वसनीय और ईमानदार था। हालांकि वह इस पैसे को खो सकता था जो उसने अभी ट्रांसफर किया था। कम से कम उसे पता चलेगा कि कंपनी का प्रभारी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके। इसके अलावा जिस तरह से वह शीतल के साथ व्यवहार करेगा अगर वह उसे धोखा देती है, ठीक उसी तरह वह मैक्सवेल के साथ भी व्यवहार करेगा। मैक्सवेल खुद हैरान था कि विवान पहले दिन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में इतनी बड़ी राशि का निवेश कर सकता है। वह अकेला नहीं था, बल्कि दूसरी ओर एडविन की आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। विवान ने उसे पिछले दिन 4000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। अब वह कंपनी को सुधारने के लिए 1100 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा था। अगर पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो यह निश्चित था कि कंपनी का मूल्य बढ़ेगा। हालांकि निवेश केवल 1000 करोड़ रुपये था। 1 या 2 साल के भीतर, बशर्ते कि फंड का सही तरीके से उपयोग किया जाए, कंपनी का मूल्य कुछ 100 करोड़ या शायद 1 पूरा अरब बढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। अब वह सोचने लगा कि क्या उसने कम कीमत बताई थी। शायद अगर उसने अधिक कीमत बताई होती तो विवान निश्चित रूप से बिना मोलभाव किए उसे दे देता, है ना? खैर, अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने पहले ही ट्रांसफर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। हालांकि ट्रांसफर पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन अन्य कानूनी प्रक्रियाएं थीं जिन्हें निपटाना था। आखिरकार एक कंपनी का ट्रांसफर केवल ट्रांसफर समझौते पर हस्ताक्षर करने के बारे में नहीं होता। आप उस पैसे का उपयोग हर क्षेत्र में सुधार करने के लिए कर सकते हैं जिसे सुधारने की आवश्यकता है। अगर कुछ लोगों की भर्ती की आवश्यकता है तो और अधिक भर्ती करें। और मैं चाहता हूं कि आप वेतन में उदार रहें। आपसे शुरू करते हुए आपके वेतन में 20% की वृद्धि होगी।
दूसरों को भी अपनी वृद्धि मिलेगी। अगर पैसे की कमी हो तो कृपया मुझे पहले से बताएं। विवान ने मैक्सवेल को वही निर्देश दिए जैसे उसने शीतल को दिए थे। इसके बाद वह एडविन के साथ कंपनी के अन्य क्षेत्रों की जांच करने के लिए निकल गया। हालांकि विवान ने अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया था, ये केवल बिना किसी कारण के नहीं था। वह चाहता था कि वे कंपनी के प्रति वफादार रहें और यही कारण था कि उसने उनके वेतन में वृद्धि की। हालांकि उसे पता था कि कुछ नासमझ लोग अभी भी कंपनी को धोखा देंगे जब तक कि कोई बेहतर अवसर न मिले। विवान को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके लिए कंपनी चलाने वाला कोई नहीं होगा। श्री विवान, अब तुम मुझे बुरा दिखा रहे हो, एडविन हंसते हुए बोला जब वह विवान को घुमा रहा था। मैंने ऐसा कैसे किया? विवान ने पूछा, क्योंकि वह नहीं समझ पाया कि एडविन क्या संकेत दे रहा था। खैर, तुम उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हो कि मैं पर्याप्त उदार नहीं था। तुमने अभी कंपनी का नियंत्रण लिया है और तुमने उनके वेतन बढ़ा दिए। एडविन ने ये शब्द कहते हुए कड़वे हंसते हुए कहा। विवान को अंततः समझ में आया कि एडविन क्या कहना चाह रहा था। विवान के कार्य कर्मचारियों को ये बताने के समान थे कि वह उनके पिछले बॉस से बेहतर था। लेकिन विवान को ये गलत नहीं लगा। किसी भी मामले में वह एडविन से अधिक उदार था। दोनों प्रशिक्षण मैदान में गए और विवान ने प्रशिक्षण सुविधाओं को देखा। वे बुरे नहीं थे, लेकिन फिर भी अच्छे स्तर से दूर थे। ऐसा लग रहा था कि उसे कंपनी को उस स्तर तक पहुंचाने के लिए कुछ और पैसे का निवेश करना होगा जो उसने मानक के रूप में सोचा था। जब वे कंपनी से बाहर निकले तो पहले से ही दोपहर हो चुकी थी, लगभग 1 बजे। वे चिड़ा होटल में अपने दोपहर के भोजन के लिए वापस गए। पहले की तरह एडविन ने भोजन का भुगतान किया। हालांकि विवान इसे चुकाने में सक्षम था, चूंकि एडविन ने जोर दिया, उसे कुछ सम्मान देना पड़ा और उसे बिल चुकाने दिया। विवान सोच सकता था कि यह एडविन का उसे यह साबित करने का तरीका था कि वह उदार है। खैर, विवान को इस बारे में कोई परवाह नहीं थी। दिन के अंत में यह उसे प्रभावित नहीं करेगा कि एडविन उदार है या नहीं, इसलिए उसने बस इस बारे में अनजान होने का नाटक किया। फिर एडविन ने विवान को एक ऑटोमोबाइल स्टोर में ले जाया जो करीब था और जिसमें बेहतर कारें थीं। हालांकि विवान ने कम प्रोफाइल बनाए रखने का निर्णय लिया था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वही घटना फिर से हो जहां उसकी कार को किसी और ने तोड़ दिया। उस संघर्ष का कारण स्पष्ट रूप से पार्किंग स्थान था। चूंकि गैरी की कार बेहतर थी, उसने सोचा कि वह पार्किंग स्थान का उपयोग करने के लिए अधिक योग्य था। देखने के बाद विवान की नज़र एक काले मैक्लारेन P1 पर पड़ी। यह मैक्लारेन एक मर्दाना वाइब देता था और विवान को यह पसंद आया, इसलिए उसने इसे खरीदने का निर्णय लिया। उस मैक्लारेन की कीमत कितनी है? उसने उस बिक्री व्यक्ति से पूछा जो उसकी देखभाल कर रहा था। वह कार 13,130,000 रुपये की है। इसकी अधिकतम गति? बिक्री व्यक्ति ने जवाब दिया। विवान ने सिर हिलाया और बिक्री व्यक्ति को विवरण देने से रोक दिया। वर्तमान में केवल कीमत ही उसकी कार को कमतर नहीं आंकने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए सभी विवरणों की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस कार्ड स्वाइप करें और भुगतान पूरा करें। इसके अलावा क्या आप आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर सकते हैं? मैं इसे दुकान से निकलते समय चलाना चाहता हूं। बिक्री व्यक्ति विवान के इस तरीके से चुप रह गया। फिर भी उसने जल्दी से विवान का कार्ड लिया ताकि वह अपना मन न बदले। इस कार को बेचना उसे 1/4 लाख से अधिक कमीशन दिलाने वाला था। विवान ने भुगतान पूरा किया, जिससे उसका बैलेंस 4,09,870,000 रुपये हो गया। पहले उसने खर्चों के लिए अतिरिक्त 230 करोड़ रुपये छोड़े थे। लगभग 30 मिनट बाद विवान ने मैक्लारेन को चलाया, जिसमें अब एक अस्थायी नंबर प्लेट थी। जैसे ही एडविन ने विवान को यहां लाया, वह तुरंत चला गया क्योंकि उसे अन्य चीजों का ध्यान रखना था। विवान ने मैक्लारेन को चिड़ा होटल की ओर चलाया। उसे तैयार रहना था क्योंकि शाम 6 बजे के आसपास क्वार्टर फाइनल होने वाले थे। हालांकि वह केवल सेमीफाइनल और फाइनल में भाग लेने वाला था, उसे समय पर पहुंचने की आवश्यकता थी। चैंपियनशिप जीतने से उसे जो कुछ भी मिलेगा, उसके बारे में सोचते हुए विवान का मूड अच्छा था। वह एक गाना गुनगुनाने लगा जिसे वह नहीं जानता था, बस यादृच्छिक रूप से गुनगुनाते हुए, ये परवाह किए बिना कि यह सुर में था या नहीं। वह भूमिगत पार्किंग में पहुंचा और पाया कि उसकी मर्सिडीज बेंज ए क्लास ले जाई गई थी। यह अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि यह कहाँ गई, क्योंकि ऐसी कार को पार्किंग में रहने की अनुमति नहीं थी। वर्तमान में पार्किंग में ज्यादा कारें नहीं थीं, इसलिए उसने बस एक कार चुनी और पार्क कर दी। वह कार से बाहर निकला और बस जाने ही वाला था जब उसने कई गरजते इंजनों की आवाज़ सुनी। बस इन गरजों से वह बता सकता था कि वे सभी स्पोर्ट्स कारें थीं। वह इन लोगों के बारे में जिज्ञासु था। अगर वे रेसिंग में भाग लेते हैं तो शायद वह भी उनके साथ शामिल हो सकता है और इससे कुछ पैसे कमा सकता है ना? विवान को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही वह अपनी कार से बाहर निकला, एक स्पोर्ट्स कारों का काफिला पार्किंग में घुस आया। विवान को जो बात परेशान कर रही थी वह ये थी कि ड्राइवर पार्किंग में तेज गति से गाड़ी चला रहे थे।
अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसके परिणाम क्या होंगे, ये सोचकर वह चिंतित था। कारें पार्क की गईं और पहले की तरह उन्होंने लगभग सभी खाली पार्किंग स्थानों पर कब्जा कर लिया। हालांकि यह पहले से ही दोपहर थी, चिड़ा होटल में अभी भी कई मेहमान थे। कुछ ही समय बाद सुबह में विवान से मिले युवा जोड़ों में से कुछ अपनी कारों से उतरे। जब विवान ने देखा कि यह वही समूह है तो वह उनके साथ बातचीत करने के मूड में नहीं था। उसने तुरंत मुड़कर लिफ्ट की ओर चलना शुरू कर दिया। उसके लिए ऐसे बेकार लोगों के साथ रुकना जरूरी नहीं था। एक ने उसकी कार को तोड़ा था जबकि दूसरे ने उसे अपना मंगेतर बताया था। अगर यह समूह बेकार नहीं था तो और क्या था। वह बस जा रहा था जब उसने किसी की आवाज़ सुनी, हे दीपिका, क्या वह तुम्हारा मंगेतर नहीं है? जैसे ही इस युवा ने ये शब्द कहे, सभी ने विवान की ओर देखा, उसे ध्यान से देखने की कोशिश की। पिछली बार उनके पास उसे देखने का समय नहीं था क्योंकि वे या तो उसे पीटने के लिए तैयार थे या वे जो कुछ सुना था उससे चकित थे। हालांकि विवान इस समय सफ़ेद सूट के बजाय अलग कैजुअल कपड़े पहने हुए था, फिर भी उसकी आकृति उनके दिमाग में छपी हुई थी। बस उसकी पीठ से वे उसे पहचान सकते थे। दीपिका ने विवान को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। पूजा ने विवान को देखा जो अभी भी जा रहा था जैसे उसने उन्हें नहीं देखा, और फिर दीपिका को देखा जो उसे देख रही थी। उसने माथा सिकोड़ लिया। अगर दोनों वास्तव में सगाई कर चुके थे तो मंगेतर अपने मंगेतर को क्यों नजरअंदाज कर रहा था? क्या उनके बीच कोई बहस हुई थी या दोनों को एक दूसरे से पहले से ही नफरत थी? वह भी दीपिका से इस बारे में पूछने ही वाली थी जब किसी और ने उससे पहले ही पूछ लिया। लेकिन जिस व्यक्ति को संबोधित किया गया वह दीपिका नहीं बल्कि विवान था। नमस्ते, क्या तुम हमें माफ़ी मांगने की अनुमति नहीं दोगे? चूंकि तुम दीपिका के मंगेतर हो, तुम्हें हमें अजनबियों की तरह नहीं देखना चाहिए, है ना? हर्ष ने विवान पर चिल्लाया। हालांकि उसे विवान पसंद नहीं था, लेकिन उसे विवान के बारे में जानने के लिए सब कुछ करना पड़ा। जब वे बाहर गए तो उसने दीपिका से विवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में उसने सोचा कि अगर वह विवान को अपने साथ शामिल कर सके तो यह अच्छा होगा। फिर वह ये दिखावा करेगा कि वह उसके साथ दोस्ती करना चाहता है। सभी जानकारी प्राप्त करने के बाद वह फिर से कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विवान और दीपिका के बीच की सगाई रद्द हो जाए। यह एक परफेक्ट योजना थी। उसने दीपिका के मंगेतर और माफ़ी मांगने जैसे शब्दों का उपयोग किया ताकि विवान उन्हें बात करने की अनुमति दे। फिर वे एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे और वह उसके साथ दोस्ती कर लेगा। खैर, ये सब योजनाएं और सपने थे, लेकिन कभी कभी सभी योजनाएं और सपने वास्तविकता में पूरे नहीं होते। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। विवान का संक्षिप्त उत्तर हर्ष के कानों में पहुंचा, जिससे उसका चेहरा काला पड़ गया। ये पहली बार था जब वह किसी को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा था। अंत में उसका आमंत्रण ठुकरा दिया गया, और इतने सारे लोगों के सामने। यह उसके समूह में उसकी प्रतिष्ठा पर धब्बा था। विवान को आश्चर्य हुआ कि वे अभी भी सोचते हैं कि वह दीपिका का मंगेतर है, लेकिन वास्तव में वह नहीं था। और विवान ने तय किया कि अगर दीपिका ने यह दावा करना जारी रखा कि वह उसका मंगेतर है तो उसे निश्चित रूप से इसका बदला लेना होगा। इस पल में विवान ने सोचा कि शायद दीपिका उसे एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है ताकि कोई और उसे पटाने की कोशिश न कर सके। हालांकि उसे यह पसंद नहीं था, उसने अभी के लिए इसे नज़रअंदाज करने का निर्णय लिया। विवान, एक पल रुको। दीपिका की आवाज़ उसके कानों में पहुंची, जिससे उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने अपने कदम रोक दिए। उसने सोचा था कि दूसरी पार्टी उसे नहीं जानती और उसे बस एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। किसने सोचा था कि वह वास्तव में उसका नाम जानती है? या क्या होटल ने उसकी जानकारी उसे दी? इस बारे में सोचते हुए उसने माथा सिकोड़ लिया। यह एक 5 सितारा होटल था और उसे यकीन था कि ग्राहकों की जानकारी देना आसान नहीं था। लेकिन अगर कोई उस जगह का मालिक था या होटल के मालिक के साथ संबंध रखता था तो वह आसानी से उस जानकारी को प्राप्त कर सकता था। जैसे ही दीपिका ने देखा कि विवान रुक गया है, उसने राहत की सांस ली और उसकी ओर तेजी से बढ़ी। पूजा उसके पीछे आना चाहती थी, लेकिन दीपिका ने उसे रोका क्योंकि वह विवान से निजी तौर पर बात करना चाहती थी। जब वह विवान के सामने पहुंची तो उसने उससे कहा कि वह समूह से थोड़ी दूरी पर चले ताकि उनकी बातचीत निजी हो सके। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? जैसे ही उन्होंने पर्याप्त दूरी बना ली, विवान ने पूछा। वह सीधे मुद्दे पर आया और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। विवान के सवाल को सुनकर दीपिका का दिल एक धड़कन छोड़ गया। उसके ठंडे नज़रों ने उसके दिल को दुखी कर दिया। ये वही व्यक्ति था जिससे वह सगाई कर चुकी थी, लेकिन जिस तरह से वह उसे देख रहा था वह एक अजनबी की तरह था। नहीं, ऐसा लग रहा था कि वह किसी कारण से उससे असंतुष्ट था जिसे वह नहीं जानती थी। फिर भी उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें जानती हूँ क्योंकि तुम मेरे मंगेतर हो। दीपिका का जवाब वह था जो उसने तर्क के अनुसार सोचा था, लेकिन विवान के कानों में यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। वह चाहती थी कि वह उसका मंगेतर बने जबकि वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता था।
सुनो लड़की, मुझे नहीं लगता कि तुम सही व्यक्ति को पहचान रही हो। जितना मुझे पता है मेरी कोई प्रेमिका नहीं है, मंगेतर तो छोड़ ही दो, विवान ने स्पष्ट रूप से कहा। विवान के शब्द दीपिका के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने उसे देखा और कहा, मैंने बिल्कुल भी गलत व्यक्ति को नहीं पहचाना। क्या तुम विवान रॉय नहीं हो? क्या तुमने मेरी जानकारी होटल से प्राप्त की? विवान ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, मुझे ये भी पता है कि तुम क्रिस्टल सिटी से हो, और 2 दिन पहले तुम सोमेश्वर सिटी में थे। तुम यहाँ वेंचर सिटी में क्यों हो, मुझे इस बारे में नहीं पता, दीपिका ने कहा। क्या तुमने मेरी जांच की? विवान की मुद्रा थोड़ी आक्रामक हो गई। वह कैसे दूसरों को अपनी जानकारी देखने की अनुमति दे सकता था और फिर ये दिखावा कर सकता था कि वह उसे जानता है? दीपिका ने देखा कि विवान गुस्से में लग रहा था, तो उसने एक कदम पीछे हटते हुए जल्दी से सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि हम 2 दिन पहले सगाई कर चुके हैं? यह एक ऐसा सवाल था जो दीपिका को परेशान कर रहा था। 2 दिन हो चुके थे जब दोनों ने धीरेन्द्र की अनुमति से सगाई की थी। जो वह नहीं जानती थी वह यह था कि धीरेन्द्र ने विक्टर को बताया था कि विवान ने सगाई के लिए सहमति नहीं दी थी, और चूंकि उन्होंने पहले ही सहमति दी थी कि विवान दीपिका से सगाई कर चुका है, उन्होंने ये तय किया कि वे इस बात को विवान से कुछ समय के लिए छिपाकर रखेंगे ताकि वह उनकी योजनाओं को न बिगाड़ सके। फिर इस समय के दौरान जब विवान को यह नहीं पता था कि क्या हुआ, वे उसे रॉय परिवार के महल में वापस लाने के तरीके खोजेंगे। उसे मनाने के बाद वे उसे सगाई के बारे में बताएंगे। फिर जब तक विवान को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, सौदा पूरा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दोनों एक ऐसी जगह पर मिलेंगे जहां उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें यह नहीं पता था कि विवान वेंचर सिटी जाएगा और न ही यह उम्मीद थी कि दीपिका वहां होगी। किसने बताया? विवान उलझन में था। फिर उसने 2 दिन पहले के शब्द के बारे में सोचा। तभी उसे याद आया कि धीरेन्द्र उसे लेने आया था। सब कुछ इसीलिए था ताकि वह किसी से सगाई कर सके। अगर वह सही से याद करता है तो उसने सगाई के लिए सहमति नहीं दी थी। फिर वह क्यों इस महिला के सामने ये दावा कर रही थी कि वे सगाई कर चुके हैं? उसे अचानक याद आया कि धीरेन्द्र ने उसे परिवार से निकाल दिया था और उसने उसे बलात् वापस लाने की कोशिश की थी। इसलिए यह असंभव नहीं था कि वह कुछ तरीकों का उपयोग करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सगाई रद्द न हो जब तक कि इसमें कुछ लाभ हो। क्या तुम्हारे पिता? दीपिका ने अनिश्चितता से उत्तर दिया। वह ये नहीं समझ पा रही थी कि क्या विवान सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है या वास्तव में उसे सगाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब उसने सुना कि उसके पिता को उसे बताना था तो वह तुरंत इस तथ्य से जुड़ गया कि धीरेन्द्र छोटे नुकसान के मुकाबले लाभ के मामले में कभी हार नहीं मानता। उसने दीपिका की ओर देखा और पूछा, जब मैं वहां नहीं था तो सगाई कैसे हुई? दीपिका ने ईमानदारी से उत्तर दिया, तुम्हारे पिता ने कहा कि तुम सोमेश्वर सिटी में चले गए थे और हम बस सगाई को जारी रख सकते हैं। अंत में एक समझौता हुआ कि हम तब शादी करेंगे जब मैं 21 साल की हो जाऊंगी। जब उसने शादी के बारे में बात की तो वह शर्माए। विवान ने पुष्टि की कि धीरेन्द्र ने निश्चित रूप से सगाई को सुनिश्चित करने के लिए एक चाल का उपयोग किया था। उसने गहरी सांस ली और उसके सामने खड़ी महिला की ओर देखा। उसने कहा, तुम्हें इस सगाई के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। मैंने सगाई के लिए सहमति नहीं दी। इसके अलावा मैं अब रॉय परिवार का सदस्य नहीं हूँ। विवान के शब्दों ने दीपिका के दिल को एक धड़कन छोड़ दिया। क्या वह वास्तव में दीपिका के पिता द्वारा धोखा खा गई? और कब से विवान रॉय परिवार का सदस्य नहीं था? जैसे ही वह चकित हुई, विवान ने उसे पार करते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ा दिया। कुछ क्षणों बाद ही उसने प्रतिक्रिया दी, रुको विवान। विवान ने एक पल के लिए रुककर कहा, तुमने गलत व्यक्ति को पहचाना है। मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं रॉय परिवार का सदस्य नहीं हूँ। इसके अलावा मैंने सगाई के लिए सहमति नहीं दी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम 2 दिन पहले हुई घटना को भूल जाओ। रुको विवान। विवान ने एक पल के लिए रुककर कहा, तुमने गलत व्यक्ति को पहचाना है। मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं रॉय परिवार का सदस्य नहीं हूँ। इसके अलावा मैंने सगाई के लिए सहमति नहीं दी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम 2 दिन पहले हुई घटना को भूल जाओ। तुम मुझे नहीं जानते विवान, या तुम ऐसा दिखावा कर रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते? दीपिका ने विवान के व्यवहार से निराश होकर चिल्लाई। विवान ने फिर से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या मुझे पहले तुम्हें जानना चाहिए था? उसकी यादों के अनुसार उसे इस महिला के बारे में कुछ भी याद नहीं था। न उसका नाम, न उसकी आवाज़, न उसकी आंखें, न उसकी आकृति। उसके बारे में उसके मन में कुछ भी नहीं था। दीपिका की आंखें उस समय लाल हो गईं जब उसने देखा कि विवान इस मामले में गंभीर है। उसने अपने होंठ काटे और उसकी आंखों में घूरते हुए देखा। विवान उसकी नज़रों से बिल्कुल नहीं झिझका और उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। हम 1 साल पहले मिले थे। अगर तुम मुझे पीछे खींचकर नहीं बचाते तो मैं एक दुर्घटना में मारी जाती। दीपिका ने ये शब्द आशा के साथ कहे। उसकी आंखों में चमक थी, यह उम्मीद करते हुए कि विवान उसे याद करेगा अगर यह सच है कि उसने उसे भुला दिया है।
विवान ने पिछले साल की सभी यादों को याद करने की कोशिश की। अब जब उसका मन मजबूत हो गया था, वह अतीत में हुई कई चीज़ों को याद कर सकता था। हालांकि वे नई यादों की तरह स्पष्ट नहीं थीं, जो उसे अपनी ताकत बढ़ाने के बाद मिली थीं, फिर भी उसकी क्षमता अच्छी थी। याद करने के बाद उसने किसी भी मामले को नहीं पाया जहां उसने किसी को बचाया हो। चाहे वह जो भी सोचता, उसने कभी किसी को दुर्घटना से नहीं बचाया था। उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मुझे खेद है, लेकिन शायद तुम मुझे किसी और के साथ भ्रमित कर रही हो। आखिरकार मैं आज तक किसी को नहीं बचाने की याद नहीं रखता। ये सच था, विवान कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं रहा जहां उसे किसी को बचाना पड़ा हो। हालांकि अगर वह किसी को बचा सकता था तो वह जरूर करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सभी को बचा सकता था। दीपिका ने विवान के इनकार को सुनकर लगभग रोने लगी। वह तब से विवान से प्यार कर रही थी जब से उसने उसे बचाया था। जिस दिन उसने उसे बचाया था, वह इतनी चौंकी हुई थी कि विवान को खोजने की कोशिश नहीं कर सकी। अंत में वह 1 महीने बाद क्रिस्टल सिटी वापस आए और विवान को खोजने लगी। फिर 3 हफ्तों की मेहनत के बाद उसने अंततः उसे ढूंढ लिया, क्योंकि उसकी नीली आंखें और चांदी के बाल अद्वितीय थे। हालांकि उसने उस समय उसके चेहरे को मुश्किल से देखा था क्योंकि वह चकित थी, फिर भी वह ये याद कर सकती थी कि वह कितना हैंडसम था। विवान को खोजने के बाद उसने उसके पास जाने का निर्णय नहीं लिया। उसने उसे धन्यवाद देने का एक तरीका सोचने लगी जब अचानक उसे एक विचार आया। उसने तय किया कि वह उसे शादी करके धन्यवाद देगी। हालांकि वह उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दे रही थी, वह थोड़ी स्वार्थी भी थी क्योंकि वह पहले से ही विवान से प्यार कर चुकी थी। राजधानी लौटने के बाद उसने अपने दादा को बताने की योजना बनाई कि वह विवान से शादी करना चाहती है। उसने देखा कि वह बिल्कुल भी अमीर नहीं था, और उसके परिवार के लिए वे सबसे ज्यादा उस व्यक्ति के बैकग्राउंड की परवाह करते थे जो उनके परिवार में शादी करता है। इसलिए वह सुनिश्चित नहीं थी कि वह अपने दादा को विवान से शादी करने के लिए कैसे मनाएगी। अंत में वह इसी तरह से 2 हफ्ते पहले तक योजना बनाती रही। जितना अधिक समय बीतता गया, उतना ही वह विवान से प्यार करती गई और कभी कभी वह क्रिस्टल सिटी में उसे देखने के लिए चुपके से जाती थी। 2 हफ्ते पहले वह अपने दादा से पूछने में असमर्थ हो गई। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसके दादा ने मना कर दिया। इसके बदले वह उस पर गुस्सा हो गई और कहा कि अगर विवान नहीं, तो वह निश्चित रूप से किसी और से शादी नहीं करेगी और ऐसे ही रहेगी। बेबस होकर आल्टन ने विवान की जांच की। उसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद ये तथ्य छोड़कर कि उसका बैकग्राउंड कमजोर था, उसके बारे में कोई समस्या नहीं थी। और यही कारण था कि उसने सगाई की अनुमति दी। अब वे सगाई कर चुके थे और वह मंगेतर जिसे वह मिलने और बात करने की उम्मीद कर रही थी, उसकी शादी का इंतजार कर रही थी, उसे एक अजनबी की तरह देख रहा था। वह उसके बारे में कुछ भी याद नहीं कर रहा था। यह उसे दुखी और पछतावा महसूस कराता था। वह चाहती थी कि उसने विवान से तब मुलाकात की होती जब वह क्रिस्टल सिटी में आ रही थी। इस तरह वे पहले से एक दूसरे से परिचित हो सकते थे। लेकिन अब बहुत देर नहीं हुई थी क्योंकि उनकी शादी 1 साल और 2 महीने बाद होने वाली थी। उसके पास अभी भी एक पूरा साल था ताकि वह उसे अपना मंगेतर मानने के लिए मजबूर कर सके। जहां तक उस मामले का सवाल था जिसमें वह ये दावा कर रहा था कि वह अब रॉय परिवार का सदस्य नहीं है, उसे पता था कि उसके दादा इस मामले में सहमत नहीं होंगे जहां सगाई जो उन्होंने खुद प्रस्तावित की थी टूट जाए। उसके चरित्र के अनुसार वह निश्चित रूप से विवान से शादी कराएगा, भले ही उन्हें शादी के दिन उसे रस्सियों से बांधना पड़े ताकि वह भाग न सके। इस बारे में सोचते हुए उसके आंखों में दृढ़ता आ गई जब उसने विवान की प्रस्थान को देखा। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम मुझसे उसी तरह प्यार करो जैसे मैं तुमसे करती हूँ। चूंकि हम पहले से ही सगाई कर चुके हैं, सगाई टूटने का कोई सवाल नहीं है। जब विवान जा रहा था, पूजा पहली थी जो दीपिका के पास आई। उसने दीपिका की दृढ़ आंखों को देखा और जिज्ञासा से पूछा, तुम दोनों के बीच क्या बात हो रही थी? दीपिका ने उसकी ओर देखा और कुछ असंतोष के संकेत के साथ कहा, अगर हम चाहते कि तुम जानो तो क्या हम तुमसे दूर जाते? पूजा दूसरी ओर हर्ष ने तब से दोनों को देख रहा था जब से वे दूर चले गए थे। उसने उनके शरीर की हरकतों को भी देखा। जैसा कि उसने देखा, ऐसा लग रहा था कि विवान दीपिका पर दबाव डाल रहा था। दीपिका ने उसे सगाई के मुद्दे पर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन विवान आक्रामक हो गया। हालांकि वे थोड़ी दूरी पर थे, भूमिगत पार्किंग अच्छी तरह से रोशनी में थी। नतीजतन वह अभी भी कुछ चेहरे के भावों को देख सकता था जब तक कि वे प्रमुख थे। उसने देखा कि दीपिका कैसे उदास हो गई और जब वह रोने ही वाली थी। फिर उसकी दृढ़ता, सब कुछ उसके लिए सही तरीके से अनुवादित हुआ और उससे कुछ भी छिपा नहीं था। दीपिका की दृढ़ता जब उसने अपनी मुट्ठियां भींची, हाँ, ये निश्चित रूप से इस बात का संकेत था कि वह सगाई को खत्म करने के लिए दृढ़ थी। और इस तथ्य से कि वह इसे उनसे छिपा रही थी, ये स्पष्ट था कि वह नहीं चाहती थी कि वे हस्तक्षेप करें। लेकिन वह निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसका सपना पूरा हो। वह ये सुनिश्चित करेगा कि विवान उसे छोड़ दे।
लेकिन ये सब गुप्त रूप से किया जाएगा। न तो विवान और न ही दीपिका को हर्ष की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी थी। अगर उन्हें पता होता तो विवान निश्चित रूप से उसकी सराहना करता और उसे प्रोत्साहित करता, जबकि दीपिका उसे मार डालने की इच्छा रखती। बाद में उस शाम अरेना भरी हुई थी। आज यहाँ की भीड़ निश्चित रूप से पिछले दिन की तुलना में अधिक थी। आज फाइनल होने वाला था, इसलिए उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि वे इसे देखें। दूसरी ओर इस दिन कई बॉस आए थे जो पिछले दिन वहां नहीं थे, और दर्शकों की भीड़ की तरह ये बॉस भी रोमांचक मैच देखना पसंद करते थे जो केवल फाइनल के दौरान ही मिलते थे। विवान पहले से ही लॉकर रूम में था। इस दिन वह एडविन के साथ आया था। एडविन ने उसे उठाया और विवान ने उसे मना नहीं किया और एडविन की कार में उसके साथ आया। लॉकर रूम में केवल 8 लोग थे। वहां एक व्यक्ति था जिसे स्कार्ड टाइगर कहा जाता था, जो ऑस्टिन द्वारा विवान के लिए परेशानी पैदा करने के लिए भेजा गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवान जीत न सके। वहां डिफेंडिंग चैंपियन मैडलान भी था, जो विवान की अपेक्षा के अनुसार मांसपेशियों वाला नहीं था, बल्कि एक सामान्य मांसपेशियों वाला आदमी था। वल्चर और गिब्बी भी वहां थे। दूसरे शब्दों में, पिछले चैंपियनशिप के डिफेंडिंग चैंपियन, रनर अप और दूसरे रनर अप आज यहां थे। फिर विवान और 3 अन्य जो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे उपस्थित थे। कमरे में हर कोई अपनी जगह पर था, दूसरे को परेशान किए बिना। लेकिन फिर भी विवान को उन पर नजरें महसूस हो रही थीं। इसके अलावा विवान को एक नज़र महसूस हो रही थी जिसमें हल्का हत्या का इरादा था। उसे यह अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि उसे कौन देख रहा था, ये देखते हुए कि स्कार्ड टाइगर अभी भी उसके खिलाफ था। लेकिन विवान ने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वह उसके जैसे किसी पर अपना समय बर्बाद करने के मूड में नहीं था। लेकिन जब वे रिंग में मिलेंगे तो वह निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगा कि हत्या का इरादा उसके मुखों से हवा में उड़ जाए। पहले राउंड में क्वार्टर फाइनल में स्कार्ड टाइगर, गिब्बी और अन्य 3 को सेमीफाइनल में एक स्थान के लिए लड़ना होगा। विवान निश्चित नहीं था कि वह राउंड कैसे होने वाला है, लेकिन उसे यकीन था कि उनके पास इसके लिए पहले से ही एक योजना होगी। सेमीफाइनल में 5 में से विजेता विवान, मैडलान और वल्चर और 10 रनर अप फाइनल में स्थान के लिए लड़ेंगे। 2 विजेता फिर लड़ेंगे और उनके बीच विजेता का निर्धारण होगा, और इस तरह चैंपियनशिप समाप्त हो जाएगी। महिलाओं और पुरुषों, जुलाई की अंतिम चैंपियनशिप की दूसरी रात में आपका स्वागत है। मैं आज रात का मेज़बान आपको बता सकता हूं कि मैं मैचों के लिए उत्साहित और प्रत्याशित हूं। लेकिन हालांकि मैं रेफरी हूं, मैं रिंग के बाहर से ही मैच देखूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे क्योंकि मैच इतने रोमांचक हैं कि वे मुझे डरा देते हैं। लेकिन चलो इन सबको एक तरफ रखते हैं और क्वार्टर फाइनल शुरू करते हैं। महिलाओं और पुरुषों, जुलाई की अंतिम चैंपियनशिप की दूसरी रात में आपका स्वागत है। मैं आज रात का मेज़बान आपको बता सकता हूं कि मैं आज रात के मैचों के लिए उत्साहित और प्रत्याशित हूं। लेकिन हालांकि मैं रेफरी हूं, मैं रिंग के बाहर से ही मैच देखूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे क्योंकि मैच इतने रोमांचक हैं कि वे मुझे डरा देते हैं। लेकिन चलो इन सबको एक तरफ रखते हैं और क्वार्टर फाइनल शुरू करते हैं। क्वार्टर फाइनल के नियमों से शुरू करते हैं। मैच हारने का तरीका वही है, लेकिन कृपया अगर आप मैच हारते हैं तो मरने तक मत रुकिए। खैर, आज सभी मैच होने वाले हैं, इसलिए क्वार्टर फाइनल में लड़ते समय सुनिश्चित करें कि आप सेमीफाइनल में लड़ने के लिए अच्छी स्थिति में हों। बेशक आपको लड़ाई से पहले ठीक होने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, लेकिन अगर आप गंभीर रूप से घायल हैं तो हम केवल आपको खेद ही कह सकते हैं। अब क्वार्टर फाइनल बेस्ट ऑफ 5 होगा। 5 प्रतियोगी रिंग में प्रवेश करेंगे और प्रतिस्पर्धा करेंगे। जो जीतेगा वह सेमीफाइनल में जाएगा, और जब वह आराम कर रहा होगा सेमीफाइनल का पहला मैच शुरू होगा। अगर क्वार्टर फाइनल का विजेता यादृच्छिक चयन कंप्यूटर द्वारा चुना जाता है तो हम निश्चित रूप से उसे आराम करने की अनुमति देंगे। लेकिन जो चयनित नहीं हुए हैं वे पहले लड़ेंगे। उनके मैच के 30 मिनट बाद सेमीफाइनल का दूसरा राउंड शुरू होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको जो समय दिया जाएगा वह आपके मांसपेशियों को सेमीफाइनल के लिए आराम करने के लिए पर्याप्त होगा। प्रतिभागियों के लिए जो चैंपियन बनने की उम्मीद कर रहे थे, ये हमेशा कठिन होता था। चैंपियनशिप के नियम उन लोगों के पक्ष में होते थे जो शीर्ष 3 में पहुंचते थे, विशेष रूप से चैंपियन और डिफेंडिंग चैंपियन। फिर भी जो व्यक्ति फाइनल में पहुंचता और जीतता उसे हमेशा एक पुरस्कार मिलता था, अगर उसे मैडलान और अन्य 2 की तरह विशेषाधिकार नहीं मिला था। अधिकांश लड़ाकों को हमेशा पुरस्कारों से प्रोत्साहित किया जाता था और यही कारण था कि कुछ लोग तब तक लड़ते रहते थे जब तक वे मर नहीं जाते। हालांकि वे हमेशा डेस्परेट होते थे, जिन्हें वास्तव में पैसे की आवश्यकता होती थी और जिनके पास अपनी स्थिति से बाहर निकलने का कोई अन्य तरीका नहीं होता था। क्वार्टर फाइनल शुरू करें। जो लोग दांव लगा रहे हैं उन्हें दांव लगाना शुरू कर देना चाहिए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, चयन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले से ही 3 लोग सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं।
इसलिए आपको बाकी के 5 और उनकी क्षमताओं के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि उनमें से कोई भी नौसिखिया नहीं है। स्कार टाइगर, गिब्बी और अन्य 3 रिंग में गए। जैसे ही वह बाहर गया, स्कार टाइगर ने विवान को एक और नज़र दी और फिर एक हंकार के साथ बाहर चला गया। ये राउंड तीव्र होने वाला था क्योंकि यह एक एलिमिनेशन मैच था। एक ही स्थान के लिए 5 प्रतियोगी थे, लेकिन ऐसे मैच में हमेशा कुछ चीज़ें होती थीं। वे दूसरों को खत्म करने के लिए टीम बनाते या अकेले लड़ते, लेकिन जो अकेले लड़ते थे वे निश्चित रूप से पहले समाप्त होने वाले होते थे। एक और बात जो होती थी वह ये थी कि अन्य हमेशा रिंग में मौजूद सबसे मजबूत व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए टीम बनाते थे। फिर वे अगले राउंड के लिए योग्य व्यक्ति को खोजने के लिए आपस में लड़ना शुरू करते थे। स्कार टाइगर और गिब्बी ने एक दूसरे को जानने वाली नज़र दी। फिर उन्होंने मुड़कर उन 3 लड़ाकों का सामना किया जो उनके साथ रिंग में थे। बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह स्पष्ट था कि तीनों गिब्बी और स्कार टाइगर को खत्म करने के लिए टीम बनाएंगे। गिब्बी और स्कार टाइगर ने पिछले चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में पहुंचने में सफलता पाई थी। दूसरी ओर ये तीनों के लिए क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का पहला मौका था। जैसे ही घंटी बजी, पांचों ने अपनी चालें चलनी शुरू की। उन्होंने बिना किसी रोक टोक के हमला किया, यह इरादा रखते हुए कि वे दूसरे पक्ष को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दें। जितनी कम चोटें वे सहेंगे उतनी ही बेहतर उनकी सेमीफाइनल में जीतने की संभावनाएं होंगी। हालांकि विवान मैचों में रुचि नहीं रखता था, उसने फिर भी मैच देखने का निर्णय लिया। समय बिताने के लिए मैच देखना कोई नुकसान नहीं था क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वल्च या मैडलान में से किसी ने भी उससे बात नहीं की और विवान का भी उनके साथ बात करने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस अपनी बारी का इंतजार करते हुए रिंग में पांचों को देखा। हालांकि गिब्बी और स्कार टाइगर 3 लोगों का सामना कर रहे थे, वे बिल्कुल भी असहाय नहीं थे। वास्तव में उनके पास एक लाभ था, हालांकि वह बड़ा नहीं था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, लड़ाई के अनुभव का लाभ दिखने लगा। गिब्बी और स्कार टाइगर ने उन तीनों की गलतियों का फायदा उठाना शुरू किया और उन्हें गंभीर चोटें दीं। दूसरी ओर, हालांकि उन्हें भी हमला किया गया, जो चोटें उन्हें आई वे सही थीं। और लगभग 30 मिनट में तीनों एक एक करके समाप्त हो गए। अब वे दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे थे। हालांकि वे घायल थे, चोटें उनकी लड़ाई की क्षमताओं को प्रभावित नहीं कर रही थीं। जैसे ही विवान और भीड़ ने उम्मीद की कि फिर से एक लड़ाई शुरू होगी, वे अगले जो कुछ हुआ उससे निराश और चकित रह गए। मैं हार मानता हूँ। गिब्बी की आवाज़ इतनी तेज थी कि वह वहां मौजूद सभी के कानों में पहुंच गई। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, फिर भीड़ में हलचल मच गई। तुम क्या कर रहे हो गिब्बी? मैंने अभी गिब्बी पर दांव लगाया और अब तुम कह रहे हो कि तुम बिना लड़े हार मानने वाले हो। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपना पैसा वापस चाहता हूँ। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगर उसे पता था कि वह हार मानने वाला है तो वह रिंग में क्यों गया? स्कार टाइगर को जीतने में मदद करने के लिए। बस चुप रहो। क्या तुम नहीं देख रहे कि ये दोनों के बीच एक मौन समझौता है? अगर वे सेमीफाइनल में जीतने का मौका चाहते हैं तो उन्हें एक को चुनना होगा। बेशक तुम ऐसा कहोगे क्योंकि तुमने स्कार टाइगर पर दांव लगाया है। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें ऐसा करने से रोका है ना? मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। जो हलचल मची थी वह इतनी तीव्र थी, लेकिन यह अप्रत्याशित नहीं था क्योंकि जिस तरह से मैच समाप्त हुआ वह निश्चित रूप से सबसे अच्छा तरीका नहीं था। कम से कम वे एक दूसरे से लड़ने का दिखावा कर सकते थे इससे पहले कि कोई हार मान ले। लेकिन तीनों को खत्म करने के बाद हार मान लेना ये पहले से ही साबित कर देता है कि दोनों ने मैच से पहले एक समझौता किया था। केवल भीड़ ही नहीं बल्कि वीआईपी रूम में भी वहां के बॉस निरंतर गालियां दे रहे थे। दूसरी ओर एडविन ने आल्टन की ओर देखा, जो वर्तमान में अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान लिए हुए था। उसे तुरंत पता चला कि यह कुछ ऐसा था जो उसने योजना बनाई थी। चूंकि उसने विवान के साथ दांव लगाया था, यह स्पष्ट था कि आल्टन विवान को हारने के तरीके खोजने की कोशिश करेगा। उसने पूछा, क्या यही तुम्हारी योजना है आल्टन? उसकी मूड गहरा था। उसे पहले से ही पता था कि यह आल्टन की बनाई योजना का पहला भाग था। इसमें निश्चित रूप से अन्य चालें शामिल होंगी। एडविन ये भी समझ सकता था कि आल्टन इस हद तक क्यों जाएगा। आखिरकार अगर वह दांव हारता है तो उसे अपनी संपत्ति का 90% खोना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई मेहनत से कमाई गई संपत्ति के मालिक आसानी से सहमत हो। आल्टन के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह तुरंत ठंडी पड़ गई। उसने गहरे मन से एडविन की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? क्या बदनामी? तुम इसे नकारने की कोशिश कर रहे हो जबकि तुम्हारे चेहरे पर एक पल पहले की मुस्कान ने सब कुछ कह दिया। एडविन ने पलटकर पूछा। वह विवान को सूचित करना चाहता था कि मैचों में एक योजना है, लेकिन वह विवान को इसके बारे में सूचित नहीं कर सकता था क्योंकि विवान पहले से ही लॉकर रूम में था और उसके पास उसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। उसने एक सांस ली और मामले को एक तरफ रखने का निर्णय लिया।
साथ ही उसने बस यह उम्मीद की कि विवान मुसीबत में नहीं होगा और ये देख सकेगा कि इस मैच का अंत कैसे हुआ। हालांकि हलचल बहुत अधिक थी, मेज़बान ने उन्हें शांत करने में सफल रहा। भीड़ को ये भी पता था कि जो अरेना का मालिक है वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके खिलाफ वे जा सकें। इसलिए हालांकि वे असंतुष्ट थे, वे परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में उन्होंने पहले ही शपथ ली थी कि वे निश्चित रूप से उस लड़के गिब्बी को पीटेंगे। चूंकि वह पिछले चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर था, अधिकांश लोगों ने उस पर दांव लगाया था। अंत में उसने हार मान ली और ये तो तब हुआ जब उसने स्कार टाइगर के साथ लड़ाई भी शुरू नहीं की थी, जिसे उसने पिछले चैंपियनशिप में हराया था। इसलिए चाहे जो भी हो, उन्होंने तय किया कि वे उसे पीटने जा रहे हैं। 3 में से अधिक लोग जिन्होंने दांव लगाया था, उन्होंने गिब्बी पर दांव लगाया था कि वह जीतने वाला है। अंत में उसने उन्हें इतनी बेवकूफ़ी से पैसे खोने पर मजबूर कर दिया। चूंकि क्वार्टर फाइनल समाप्त हो चुके हैं, चलो सेमीफाइनल के लिए ड्रॉ करते हैं। जैसे ही मेज़बान ने कहा, उसने स्क्रीन प्रोजेक्शन की ओर देखा जो पहले से ही 4 प्रतिभागियों के नाम दिखा रहा था। जब यादृच्छिक चयन पूरा हुआ तो मेज़बान ने चिल्लाया, हमारा पहला मैच मेडलान और वल्चर के बीच होगा। क्वार्टर फाइनल समाप्त हो चुके हैं, चलो सेमीफाइनल के लिए ड्रॉ करते हैं। जैसे ही मेज़बान ने कहा, उसने स्क्रीन प्रोजेक्शन की ओर देखा जो पहले से ही 4 प्रतिभागियों के नाम दिखा रहा था। जब यादृच्छिक चयन पूरा हुआ तो मेज़बान ने चिल्लाया, हमारा पहला मैच मेडलान और वल्चर के बीच होगा। इन शब्दों ने तुरंत भीड़ में और भी उत्साह भर दिया। वे इन दोनों को जानते थे क्योंकि वे पिछले 1 साल से इस अरेना में लड़ रहे थे और पहले स्थान का विजेता हमेशा इन दोनों के बीच बदलता रहता था। दोनों लॉकर रूम से एक के बाद एक बाहर आए। जैसे ही वे अरेना में पहुंचे, भीड़ की चीयरिंग पहले से भी लाउडा हो गई। अधिकांश दर्शक एक ऐसे मैच की उम्मीद कर रहे थे जो निश्चित रूप से उनकी निराशा को दूर कर देगा। अगर वही चीज़ फिर से हुई जो स्कार टाइगर और गिब्बी के बीच के मैच में हुई थी, तो निश्चित रूप से कुछ होगा। और वह कुछ निश्चित रूप से केवल चिल्लाने और शिकायत करने से अधिक होगा। विवान दूसरी ओर सोचने लगा कि क्या ये सिर्फ एक संयोग था या स्वर्ग उसे उस समय देखने के लिए उत्सुक था जब वह स्कार टाइगर को हराएगा। चूंकि मेडलान और वल्चर फाइनल में स्थान के लिए लड़ने वाले थे, ये स्वाभाविक था कि विवान का सामना स्कार टाइगर से होगा। खैर, विवान की वर्तमान ताकत के साथ उसे किसी को ये सिखाने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं था कि हमेशा कोई न कोई उससे आगे होता है। मैच पर ध्यान केंद्रित करते हुए दांव लगाने के सत्र के समाप्त होने के बाद घंटी बजी और लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। दोनों मेडलान और वल्चर ने हिलने डुलने के बजाय एक दूसरे को घूरना जारी रखा। वे इस तरह से 2 मिनट तक खड़े रहे जब तक कि भीड़ उनके एक दूसरे को देखने के तरीके से असंतुष्ट नहीं हो गई। क्या बकवास है, क्या तुम मुझे यह मत बताना कि इस मैच में भी कोई समस्या है? तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? लड़ाई शुरू करो। हमने यहाँ इस बकवास को देखने के लिए पैसे नहीं दिए, हम यहाँ लड़ाई देखने आए हैं। तुम दोनों, तुम्हारी नज़रें क्या हैं? क्या तुम लड़ने वाले हो या नहीं? मुझ पर विश्वास करो, अगर तुम इस पर लड़ना शुरू नहीं करते तो मैं वहां नीचे आकर तुम्हें मुझसे लड़ने पर मजबूर कर दूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम हमेशा अपनी पत्नी द्वारा पीटे जाते हो और अब तुम यहाँ अपनी ताकत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें फर्क, क्या तुम सोचते हो कि यह पहले जैसा है? आजकल मैंने अपनी पत्नी को काबू में कर लिया है। मैं घर का मालिक हूँ। घर का मालिक? तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुमने मुझे काबू में किया? देखो, जब हम घर लौटेंगे तो मैं तुम्हारे साथ कैसे निपटती हूँ। WBV, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, मैं बस मजाक कर रहा था। हाँ, बस मजाक कर रहा था। हुम्फ, हा, उद्धरण चिन्ह। भीड़ लगातार बड़बड़ाती रही लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रिंग में कुछ हो रहा था। मेडलान और वल्चर एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी आंखों में कुछ प्रकार की प्रतिस्पर्धा थी। एक लंबे समय तक दर्शकों की भीड़ को नज़रअंदाज करने के बाद उन्होंने अंततः लड़ाई शुरू की। उनके हमले तीव्र थे, एक ही झटके में जीतने के इरादे से। लातें और भूसे बाएं और दाएं उड़ रहे थे क्योंकि दोनों लड़ाकू लगातार हिलते डुलते रहे। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे से लड़ना शुरू किया, भीड़ ने शिकायत करना बंद कर दिया। अब वे जोर से चीयरिंग कर रहे थे कि दोनों कितनी तीव्रता से लड़ रहे थे। विवान ने लॉकर रूम में स्क्रीन के माध्यम से चल रही लड़ाई को देखते हुए अपनी आंखें संकुचित कीं। हालांकि अन्य लोग इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, विवान इसे आसानी से देख सकता था। जब से दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, विवान चौकस हो गया और उनके आंदोलनों का अवलोकन करने लगा। उसने देखा कि दोनों एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे थे। ये केवल तब हुआ जब उनमें से एक ने हार मान ली कि दोनों ने लड़ना शुरू किया। तुरंत विवान को पता चला कि ऐसा लगता है कि योजना अभी भी प्रगति पर है। इसलिए उसकी आंखें दोनों के आंदोलनों को ध्यान से देख रही थीं। फिर उसने एक और बात देखी, वह ये थी कि हालांकि दोनों तीव्रता से लड़ रहे थे, वास्तव में वे अंतिम क्षण में अपने घूंसे खींच रहे थे।
इसके अलावा उसने देखा कि वे उन अवसरों को भी नज़रअंदाज कर रहे थे जो प्रतिद्वंद्वी को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग किए जा सकते थे। ये देखकर विवान ने तुरंत पुष्टि की कि योजना अभी भी प्रगति पर थी। लेकिन योजना का दूसरा भाग क्या था? विवान पहले से ही इसका अनुमान लगा सकता था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, वल्चर एक असुविधा में गिर गया। फिर उसने एक गलती की और मैडलान ने मौके का फायदा उठाया और उसे छाती पर लात मारी। इसके बाद उसने तेजी से उसकी ओर बढ़ते हुए एक और घूंसा फेंका, इससे पहले कि वल्चर खुद को स्थिर कर सके। अंत में चूंकि वल्चर रिंग के किनारे के करीब था, उसे रिंग से बाहर गिरने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही यह हुआ, अरेना में जोरदार चीयर्स गूंज उठे। भीड़ की नज़र में रिंग से बाहर फेंके जाने से हारना अपमानजनक था, लेकिन अगर आपने अच्छी लड़ाई दी है तो उसे भुलाया जा सकता है। वे बस कहेंगे कि आप भाग्यशाली नहीं थे, बस इतना ही। लेकिन विवान की नज़र में सब कुछ स्पष्ट था। एक पेशेवर लड़ाकू के रूप में वह पहले से ही देख सकता था कि क्या हो रहा था। दोनों के आंदोलनों से विवान बता सकता था कि यह पहली बार नहीं था जब वे लड़ाई के बजाय प्रदर्शन कर रहे थे। इस लड़ाई का अंत बिना किसी गंभीर चोट के आया। वल्चर को रिंग से बाहर फेंकने के मामले में वह देख सकता था कि दोनों जानबूझकर रिंग के किनारे की ओर बढ़ रहे थे। उनकी लड़ाई के अनुभव के साथ कुछ चीजें थीं जिन्हें वे निश्चित रूप से नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। वे इस तथ्य को कैसे नज़रअंदाज कर सकते थे कि अगर वे रिंग से बाहर गिर गए तो मैच समाप्त हो जाएगा। इसलिए हर एक लड़ाकू हमेशा सुनिश्चित करता था कि वह रिंग के किनारे से दूर रहे, भले ही उन्हें एक हमले का सामना करना पड़े। कम से कम उस चोट के साथ उनके पास मैच जीतने का एक मौका था। दूसरी ओर जब तक वे रिंग से बाहर फेंके जाते, मैच समाप्त हो जाता। जितना वे रिंग के किनारे के करीब होते, उतना ही उनके हारने की संभावनाएं बढ़ जाती थीं। विवान ने इस बारे में सोचते हुए सिर हिलाया। हालांकि दोनों का स्तर ऊंचा था, उनके सामने वे नौसिखियों के समान थे। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उसने मैडलान से बहुत उम्मीद की थी। हालांकि उनके घूंसे अंतिम क्षण में खींचे गए थे, विवान देख सकता था कि वे पूरी ताकत से शुरू कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन एक गलती की जिससे वल्चर को बचने का मौका मिला। बस ऐसे ही, हालांकि दोनों ने इस मैच में धोखा दिया, उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी प्रतिष्ठा आसमान छू गई, क्योंकि नए प्रशंसक जो उन्हें पहली बार देख रहे थे तुरंत उनके फैन क्लब में शामिल हो गए। मैच के बाद 30 मिनट का इंतजार था और विवान देख सकता था कि यह योजना का एक और भाग था। ये स्कार टाइगर को ठीक होने और लड़ाई से पहले अपनी चरम स्थिति में पहुंचने के लिए पर्याप्त समय देने वाला था। क्वार्टर फाइनल में स्कार टाइगर ने केवल 3 अन्य के साथ निपटने में अपनी ऊर्जा खर्च की थी। अंत में उसे ज्यादा चोटें नहीं आई थीं और मैडलान और वल्चर के बीच की लड़ाई के दौरान, हालांकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि कौन जीतने वाला है, उन्होंने फिर भी 20 मिनट से अधिक समय तक लड़ाई की। इस सब समय के साथ साथ अतिरिक्त 30 मिनट, स्कार टाइगर जो केवल थोड़ी थकान से पीड़ित था, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये योजनाबद्ध लोग वास्तव में अपनी योजनाओं में गहन थे। बस इतना था कि सभी योजनाएं पूर्ण शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थीं और विवान के पास इन तीनों और उनके मास्टरमाइंड के मुकाबले पूर्ण शक्ति थी। 30 मिनट के बाद विवान और स्कार टाइगर रिंग में आए और जैसे ही उन्होंने विवान को देखा, जो सफेद ट्रैकसूट और चेहरे पर चांदी का मास्क पहने हुए था, भीड़ में जोरदार चीयर्स गूंज उठे। वे विवान को पहचानने में कैसे असफल हो सकते थे जब उसने तुरंत अपने पिछले प्रतिद्वंद्वियों को हराया था। अब उन्होंने पहले ही उसके लिए एक फैन क्लब बना लिया था। जो चीज़ दर्शकों के मनोबल और रोमांच को बढ़ा रही थी वह ये थी कि विवान अभी भी अरेना में एक नए चेहरे के रूप में, वर्तमान काले घोड़े के रूप में था। और हालांकि उसका शरीर छोटा था, उसकी ताकत को उसके शरीर के आकार से नहीं मापा जा सकता था, जैसा कि उसके पिछले प्रतिद्वंद्वियों ने इस बात की गवाही दी थी। क्या यही वह लड़का है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? हाँ, वह खुद को जेके सिल्वर कह रहा है। मुझे लगता है कि एडविन उसे जानता है। क्यों ऐसा लग रहा है कि वह एक युवा है? वह एक युवा है। मुझे नहीं लगता कि वह 20 से अधिक का है। सच में, मैं इस मैच में उसकी प्रदर्शन का इंतजार नहीं कर सकता। बड़े बॉस सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होने वाला है और वे इस बात से असंतुष्ट थे कि घंटी अभी तक नहीं बजी। बेशक वे केवल ये देखने के लिए उत्सुक थे कि विवान वास्तव में कितना मजबूत है। गोंग घंटी की आवाज के साथ सेमीफाइनल का दूसरा राउंड अंततः हजारों आंखों की निगाहों के नीचे शुरू हुआ। कुछ क्षण पहले जब गोंग बजने वाला था, दागदार बाघ ने विवान की ओर देखा जो उसके सामने खड़ा था और उसे देखकर हंसने लगा। लगता है कि तुम इतने दुर्भाग्यशाली हो कि आसमान ने कहा कि तुम्हें मेरी ओर से सजा दी जानी चाहिए। अब यहाँ हम हैं, क्या तुम आत्मसमर्पण करोगे या मैं तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर करूं? दागदार बाघ ने विवान को देखते हुए आगे कहा, लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी, मैं दूसरों को आत्मसमर्पण कराने में इतना अच्छा नहीं हूं, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ टूटी हड्डियों के साथ या एक शव के रूप में रिंग से बाहर भेज सकता हूं। विवान नहीं जानता था कि उसे इस आदमी पर हंसना चाहिए या नहीं।
लेकिन वह कम से कम ये समझ गया था कि यहाँ क्या हो रहा था। हालांकि दागदार बाघ को ऑस्टिन द्वारा विवान को मैच हारने के लिए नियुक्त किया गया था, फिर भी वह चैंपियनशिप का एक मौका पाने के लिए आसानी से नहीं जाने वाला था। यहाँ चैंपियन बनने के कुछ फायदे थे जो लोगों को इसे जीतने के लिए प्रेरित कर सकते थे। लेकिन चैंपियन बनना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ लगभग हर कारक डिफेंडिंग चैंपियन के पक्ष में था। विवान को यह नहीं पता था कि इस प्रकार की प्रतियोगिता का निर्णय क्यों लिया गया था, क्योंकि वे शीर्ष 3 को चैंपियन बनाना चाहते थे। ये 3 पहले से ही अरेना के प्रति वफादार थे और इसलिए उन्हें कुछ लाभ देने में कोई हानि नहीं थी। यहाँ लाभ इतने बड़े थे कि जब तक इन चैंपियनों को इसका अनुभव होता, वे निश्चित रूप से इसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते। दूसरी ओर ऐसे हालात थे जैसे मदलान और गिद्ध के। उनका हाल ये था कि वे एक ही गैंग में थे और वर्षों से एक साथ लड़ रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पारिंग भी की थी और नतीजतन वे एक दूसरे के साथ परिचित थे। चैंपियनशिप के लिए वे हमेशा सुनिश्चित करते थे कि वे इसे एक दूसरे के बीच बदलते रहें ताकि प्रत्येक को एक हिस्सा मिल सके। आज का दिन अपवाद था। अपवाद का कारण ये था कि वे विवान का सामना कर रहे थे और वह एक कठिन प्रतिद्वंद्वी लग रहा था। दोनों में से मदलान सबसे मजबूत था और जीतने की सबसे अधिक संभावना थी। इसलिए जब ऑस्टिन ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने सहमति दी क्योंकि यह अभी भी वही था जो वे वैसे भी करने जा रहे थे। विवान ने देखा कि यह आदमी बहुत अधिक बकवास कर रहा है और उसने तय किया कि वह इस मैच को जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देगा। उसके लिए इतना बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह अपने पुरस्कार प्राप्त करना चाहता था और इस जगह से बाहर निकलकर अन्य चीज़ों से निपटना चाहता था। अगर उसे और अधिक नकद मिलती तो वह निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा बल तेजी से बढ़े, भले ही उसे अन्य सुरक्षा कंपनियों को खरीदना पड़े। दूसरी ओर किराने के विभाग को केवल आपूर्ति और स्टोर की आवश्यकता थी। जब वह इस सोच के बिंदु पर फिर से पहुंचा तो उसे याद आया कि कोई व्यक्ति सेलिन को कुछ समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए अगर वह जल्दी वापस आ सका तो ये भी बुरा नहीं होगा। विवान इन विचारों में डूबा हुआ था कि एक पल के लिए उसने भूल गया कि वह एक लड़ाई में है। और जब दागदार बाघ ने देखा कि विवान उसकी उपस्थिति की परवाह नहीं कर रहा है तो उसने तुरंत तय किया कि वह विवान को मार डालेगा। सबसे बुरा, वह सुनिश्चित करेगा कि वह उसे लंगड़ा कर दे। हालांकि विवान की ताकत ने प्रीलिमिनरी में उसे दिखाया था कि विवान मजबूत है, फिर भी उसने सोचा कि वह उससे मजबूत है। इसलिए उसने पहले से ही यह कल्पना करना शुरू कर दिया था कि वह मैच जीतने के बाद उसे क्या पुरस्कार मिलेगा। गोंग। जैसे ही गोंग बजा, दागदार बाघ ने परवाह नहीं की कि विवान ध्यान दे रहा है या नहीं और खुद को आगे बढ़ाया, हमला करने के लिए तैयार। उसका हाथ बहुत शक्ति के साथ आया क्योंकि इस समय दागदार बाघ ने कुछ भी रोकने की हिम्मत नहीं की। अगर वह इसे बिना किसी चोट के समाप्त कर सकता तो उसे चैंपियनशिप जीतने का एक मौका मिलता क्योंकि उसे केवल मदलान से निपटना होता। अंत में वह न केवल चैंपियनशिप जीतता बल्कि ऑस्टिन द्वारा उसे वादा किए गए पुरस्कार भी उसके लिए एक क्रीम की तरह होते। हालांकि विवान एक पल के लिए ध्यान भटक गया था। उसकी वर्तमान स्तर के साथ यह असंभव था कि वह आने वाले हमले को महसूस न करे। उसकी अनफोकस्ड आंखें तुरंत तेज हो गईं जब उसने आने वाले हाथ को देखा। कोई भी बचने का इरादा न रखते हुए विवान का दाहिना हाथ मुट्ठी में बदल गया। फिर जैसे ही दागदार बाघ का हाथ उसके चेहरे के सामने आया, विवान ने अपने बाएं हाथ का उपयोग करके उसे एक तरफ धकेल दिया और दाहिने हाथ से दागदार बाघ के चेहरे की ओर एक पंच फेंका। चूंकि उसने अपने चेहरे पर हमला करने की योजना बनाई थी, विवान ने प्रतिशोध करने का निर्णय लिया। दूसरी ओर वह इस आदमी को धीरे धीरे पीटने का बहुत इच्छुक था, लेकिन जब उसने सेलिन के बारे में सोचा तो उसने अचानक अपना मन बदल लिया। जब दागदार बाघ ने देखा कि उसका हमला आसानी से परे कर दिया गया है तो वह हैरान रह गया। फिर उसने जल्दी से अपने हाथ को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन जिस गति और बल के साथ उसने खुद को विवान की ओर फेंका था, उसने उसे तुरंत रोकने की अनुमति नहीं दी। इसलिए वह केवल विवान के दूसरे पंच को रोकने के लिए अपने दूसरे हाथ को उठाने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया गति विवान की गति से कहीं अधिक धीमी थी। नतीजतन विवान का हाथ उसके चेहरे के बाएं हिस्से से टकरा गया। इस क्षण में दागदार बाघ को ऐसा लगा जैसे उसे एक ट्रक ने टक्कर मारी हो। हालांकि वह हमेशा दूसरों को मारने की अनुमति देता था ताकि वह बदला ले सके, इस बार उसे प्रतिशोध करने का कोई मौका नहीं मिला क्योंकि उसके जबड़े के डिस्लोकेट होने और कुछ दांतों के गिरने का दर्द इतना भयानक था कि उसने उसे बेहोश कर दिया। बेहोश दागदार बाघ ने एक उल्टी कर दी और रिंग में चेहरे के बल गिर गया। ये ज्यादा नहीं था जिस गति से वह विवान की ओर बढ़ा था, और उसके शरीर का थोड़ा ऊंचा होना, विवान के पंच की ताकत ने उसे 270 डिग्री फ्लिप करने में कोई कठिनाई नहीं दी। जो उत्साह पहले एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद में फूट पड़ा था, वह तुरंत खत्म हो गया। कोई शब्द नहीं बोला जा सका क्योंकि वे विवान और दागदार बाघ को रिंग में देखते रहे, यह नहीं जानते कि कैसे प्रतिक्रिया दें। उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा था कि दागदार बाघ एक अच्छा फाइटर था, और हालांकि विवान ने पिछले दिन अच्छी लड़ाई की क्षमता दिखाई थी,
उन्होंने उम्मीद की थी कि लड़ाई निश्चित रूप से कुछ मिनटों तक चलेगी, इससे पहले कि विजेता का निर्णय हो। अब उन्होंने देखा कि उनकी उम्मीदें पलट गई थीं। 1 मिनट तो छोड़िए, लड़ाई केवल 5 सेकंड में समाप्त हो गई थी। और ये 5 सेकंड वे थे जो दागदार बाघ ने विवान की ओर दौड़ने में बिताए, और उस समय जब उसे पंच मारा गया। विवान ने इस तरह की स्थिति की उम्मीद की थी क्योंकि यह पहले कुछ बार हो चुका था। उसकी वर्तमान ताकत, जो एक वयस्क पुरुष की 4 गुना बढ़ गई थी, के साथ इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह आसानी से दागदार बाघ जैसे किसी के साथ निपट सकता था। उसने होस्ट की ओर देखा, जो अपनी मुंह खोले हुए था, और कहा, क्या फाइनल अब शुरू हो सकता है? मैं थोड़ा अधीर हो रहा हूं। अपनी दुविधा से बाहर आते हुए होस्ट थोड़ा असंगत था, फिर उसने विवान के इशारे को समझा। उसने पहले परिणाम चिल्लाया, दागदार बाघ को बेहोश कर दिया गया है, इसलिए 10 तक गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाम, थर्ड। उसने खत्म होने से पहले ही कुछ गिरने की आवाज सुनी, फिर वह एक बोरी की तरह जमीन पर गिर गया। आवाज के स्रोत को देखकर उसने पाया कि दागदार बाघ को रिंग से बाहर लात मारी गई थी। उसने कठिनाई से निगलते हुए कहा, और इस राउंड का विजेता है जेके सिल्वर। फाइनल के लिए अगर ये तुरंत जारी रह सकता है या हमें 30 मिनट इंतजार करना होगा, यह आपके प्रतिद्वंद्वी पर निर्भर करेगा। जैसे ही होस्ट ने अपनी बात खत्म की, भीड़ तुरंत उत्साह से चिल्लाने लगी। बेशक ये केवल उन लोगों के लिए लागू हुआ जिन्होंने विवान पर दांव लगाया था या जिन्होंने बिल्कुल भी दांव नहीं लगाया था। फिर भी भीड़ ने तुरंत लड़ाई जारी रखने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। वे देखना चाहते थे कि जब विवान मदलान का सामना करेगा तो क्या होगा, और पूरी तरह से भूल गए कि मदलान को आराम करने की आवश्यकता थी। लड़ाई, 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 लड़ाई। जैसे ही उन्होंने शुरू किया, पूरा अरेना दर्शकों के लिए तुरंत लड़ाई को तुरंत जारी रखने की मांग करने लगा। इसलिए भले ही मदलान एक पल लेना चाहता था और विवान की ताकत का विश्लेषण करना चाहता था, डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए वह किसी भी कमजोरी को दिखाने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और रिंग की ओर बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उत्साह और भी बढ़ गया। मदलान की उपस्थिति उसी तरह थी जैसे उसने लड़ाई को तुरंत जारी रखने के लिए सहमति दी थी। जब वह रिंग में पहुंचा, विवान ने एक शब्द नहीं कहा और दांव लगाने के लिए 5 मिनट का इंतजार किया। मदलान ने भी कोई शब्द नहीं कहा, क्योंकि वह केवल विवान पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जैसे वह विवान के शरीर में छिपे रहस्यों को खोजने की कोशिश कर रहा हो। दुर्भाग्य से वह कुछ भी नहीं खोज सका। जैसे ही गोंद बजा, मदलान ने पहला कदम उठाया। चूंकि उसका शरीर भारी नहीं था, उसकी गति तेज थी। लेकिन इस बार विवान ने देखा कि उसकी गति स्पष्ट रूप से गिद्ध के खिलाफ लड़ाई के समय से तेज थी। ये स्पष्ट था कि वह शुरुआत से ही पूरी ताकत से जा रहा था। विवान को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि वह भी हमले के लिए आगे बढ़ा। उसकी गति मदलान की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। मदलान, जो पागलपन से आगे बढ़ रहा था, ने इस क्षण में महसूस किया कि कुछ गलत था। लेकिन प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जब दोनों विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, वे तेजी से एक दूसरे के करीब आए। विवान ने एक पंच फेंका, और चूंकि उसकी गति अप्रत्याशित थी और उसने अपनी पूरी गति का 50% से अधिक उपयोग किया था, मदलान को प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं मिला। बंग, विवान के मुट्ठी के बल से मदलान पीछे की ओर फेंका गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, वह पहले से ही बेहोश हो चुका था। एक बार फिर पूरे अरेना में चुप्पी छा गई। आज के मैच इनमें से कोई भी उम्मीद के अनुसार नहीं गया। वीआईपी कमरे में एक पल के लिए चुप्पी छा गई, फिर एक जोरदार हंसी गूंज उठी और पूरे कमरे में फैल गई। एडविन ने अपनी पेट पकड़कर हंसते हुए ऑस्टिन को देखा, जो उसके सामने पीला चेहरा के साथ बैठा था। फिर एक पल बाद उसने ऑस्टिन पर तंज करते हुए कहा, तुमने इतनी सारी व्यवस्थाएं और योजनाएं बनाई, अंत में तुम हार गए। तुम सभी योजनाओं के बाद भी हार गए। हे, यह एक ऐसे व्यक्ति से अपेक्षित है जो अपनी सीमाओं को नहीं जानता। एडविन ने अपने पेट को पकड़ा जब उसने देखा कि ऑस्टिन उसके पास ही पेल फेस बैठा है। फिर एक पल बाद उसने ऑस्टिन पर हंसते हुए कहा, तुमने कितनी योजनाएं और साजिशें की, अंत में तुम हार गए। तुम फिर भी हार गए सभी योजनाओं के बाद। हे, ये तो एक ऐसे व्यक्ति से अपेक्षित है जो अपनी सीमाओं को नहीं जानता। ऑस्टिन इस समय पेल था और नहीं जानता था कि इस पल में क्या करना है। एक तथ्य था कि उसकी सारी संपत्ति इस समय छीन ली जाने वाली थी। हालांकि यह केवल उसकी संपत्ति का 90% था। अगर उसे केवल अपनी वर्तमान संपत्ति का 10% ही मिलता, तो न केवल उसकी स्थिति गिर जाती, वास्तव में उसके दुश्मन जो हमेशा उसकी संपत्ति पर नजर रखते थे, निश्चित रूप से उस पर हमला करते। और ये भी कि चूंकि वह पहले जैसा अमीर नहीं रहेगा, उसके द्वारा बनाई गई कई रिश्ते टूट जाएंगी। वे रिश्ते जो लाभ के आधार पर बने थे, जब लाभ समाप्त हो जाएगा तो वे जीवित नहीं रहेंगे। उसने स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता सोचने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि वास्तव में कुछ भी नहीं किया जा सकता।
अगर यह केवल उनके बीच एक साधारण दांव होता तो वह बेझिझक अपने हिस्से को पूरा करने से इनकार कर सकता था। लेकिन इस समय वह वास्तव में समय में वापस जाना चाहता था और उस बेवकूफ़ को थप्पड़ मारना चाहता था जो उसने पहले किया था। न कि वह जिसने सुझाव दिया था कि उन्हें अपने दांव को पंजीकृत करना चाहिए और इसे आधिकारिक बनाना चाहिए, बल्कि वह जिसने दांव को स्वीकार किया था। विवान ने आगे बढ़कर दांव का प्रस्ताव रखा था। दूसरी ओर अपनी सामान्य घमंड में उसने इस पर ज्यादा नहीं सोचा और इसे स्वीकार कर लिया। इसके अलावा जब जैक स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि दांव बहुत ऊंचा था, उसने अपने दांव को बढ़ा दिया जबकि जैक का दांव घटा दिया। वह अब सोच रहा था कि उस समय वह कितना बेवकूफ़ था। उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि एडविन जैक के प्रति कितना सम्मान दिखा रहा था और उसे एक समकक्ष और शायद किसी उच्च स्तर के व्यक्ति के रूप में मानता था। और वह केवल ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह एडविन पर हावी रहे, उसने जैक को उकसाया जो अपने काम में व्यस्त था। जैक ने जब वह एडविन के साथ बहस कर रहा था तब हस्तक्षेप नहीं किया और बस इस मुद्दे से बाहर खड़ा रहा। लेकिन उसने खुद उसे इसमें खींच लिया। लेकिन अब चाहे वह पहले क्या हुआ, वह जानता था कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। अरेना का मालिक एक ऐसा व्यक्ति था जो कई लोगों के साथ अच्छे संबंध रखता था और वह खुद एक बड़ी शक्ति था। जैसे ही उन्होंने दांव को आधिकारिक बनाया, ये वह क्षण था जब उसने सहमति दी कि अगर वह हार गया तो वह जो भी दांव रखा था उसे खो देगा। चाहे वह खुद से दांव देने की इच्छा रखता हो या नहीं, वे निश्चित रूप से जैक को उसके द्वारा खोई गई सभी चीजें सौंप देंगे। इसका कारण था संबंध। अपने संबंधों का उपयोग करते हुए जो सरकार तक फैले हुए थे, वे आसानी से उसकी संपत्ति को स्थानांतरित कर सकते थे। वह खुद पर हंसना चाहता था। उसने बस ये सोचा था कि उसने सुनिश्चित किया कि जैक हार नहीं सकता और अपने दांव को पूरा नहीं कर सकता। कौन जानता था कि वह खुद को ही फंसाने जा रहा था। विवान अब यहाँ और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और जब मेजबान ने घोषणा की कि वह इस चैंपियनशिप का विजेता है तो उसने रिंग छोड़ने का फैसला किया। यहाँ कोई बेल्ट या कुछ और नहीं था। दर्शक भी इस बात के गवाह थे कि वह इस चैंपियनशिप का विजेता था। जैसे ही उसने अपने कपड़े बदले, उसने एडविन से मिला जो उसके लॉकर रूम के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहा था। हा मिस्टर विवान, आप निश्चित रूप से मेरी अपेक्षाओं पर खरे उतरे। लेकिन मुझे कहना चाहिए कि आप उससे अधिक हैं जितना मैंने सोचा था। दूसरे शब्दों में, मैंने आपको बहुत अधिक कम आंका। एडविन ने हंसते हुए जैक को देखा। हालांकि वह खुद एक अमीर व्यक्ति था, लेकिन उसके पास ऑस्टिन को पूरी तरह से गरीब बनाने की शक्ति नहीं थी। नहीं, ये कहना चाहिए कि हालांकि उसके पास ऐसा करने की शक्ति थी, वह निश्चित रूप से ऑस्टिन को खत्म करने की कोशिश करने पर एक बड़ा नुकसान उठाएगा। और वह ऐसा जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं था। और यही कारण था कि उसने जैसे ही उसे मौका मिला, एक और उद्योग में स्थानांतरित होने का निर्णय लिया। यह नहीं था कि वह कायर था, वह बस पीछे हट रहा था और जब वह सफल हो जाएगा तो ऑस्टिन से निपटने में देर नहीं होगी। अब उसे कोई उंगली उठाने की जरूरत नहीं थी और ऑस्टिन का काम हो गया था। इसके अलावा ये वह जाल था जो उसने खुद खोदा था, यह अब उसे समाप्त करने के इरादे से फंसा दिया था। वह बस एक तरफ बैठकर उसकी विफलता पर हंसता रहेगा। जिस तरह से ऑस्टिन ने काम किया, ये स्पष्ट था कि उसके पास एक बड़ा दुश्मन समूह था जो उसे नीचे गिरते हुए देखना चाहता था। केवल उसकी संपत्ति का 10% बचे रहने के साथ साथ टूटने वाले रिश्तों के साथ ऑस्टिन 1 महीने के भीतर एक भिखारी से कम नहीं होगा। यह नहीं था कि उसके ऊपर कर्ज नहीं था, और जो 10% उसके पास बचा था वह निश्चित रूप से कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। परिणाम निश्चित रूप से दिवालिया होना था। हे, आप मुझे खुश कर रहे हैं श्री एडविन, जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार यह उसकी सामान्य सती मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक वास्तविक मुस्कान थी। वह इस पल में अच्छे मूड में था क्योंकि चैंपियनशिप जीतने के पुरस्कार पहले से ही आना शुरू हो गए थे। सिस्टम कार्य पूरा हुआ। प्रोफेशनल कॉम्बेटेंट एबिलिटी अब स्थायी रूप से मेजबान की है। सही है, उसने पहले ही कार्य पूरा कर लिया था। उसे 7 दिन दिए गए थे, लेकिन उसने इसे 3 दिन के भीतर पूरा कर लिया। अब उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह कार्य पूरा नहीं कर पाएगा और सिस्टम की सजा का सामना करना पड़ेगा। विवान की वास्तविक मुस्कान देखकर एडविन और भी अधिक उत्साहित हो गया और उसका अच्छा मूड आसमान छू गया। श्री विवान, मुझे आपको ले चलने दें ताकि आप अपना पुरस्कार प्राप्त कर सकें, एडविन ने उत्साह से कहा। वह ये देखने के लिए और अधिक उत्सुक था कि ऑस्टिन को उसकी संपत्ति एक के बाद एक कैसे छीन ली जाएगी। विवान ने सिर हिलाया और एडविन के पीछे प्रबंधन क्षेत्र की ओर बढ़ा। वहां उसने केल्विन को पाया जो पहले से ही उसकी उपस्थिति की उम्मीद कर रहा था। जैक ने देखा कि ऑस्टिन भी उस समय उपस्थित था। विवान की भौहें थोड़ी उठ गईं जब उसने देखा कि ऑस्टिन के चेहरे पर कुछ चोटें थीं, और ये जानने के लिए किसी जीनियस की आवश्यकता नहीं थी कि वह किससे लड़ा था। जैक को यह नहीं पता था और न ही उसे इसमें कोई रुचि थी। बैठने के बाद केल्विन ने शुरू किया। मिस्टर विवान, इस चैंपियनशिप के विजेता बनने के लिए बधाई। पुरस्कार के रूप में आपको 500 करोड़ रुपये मिलेंगे। ये सुनकर विवान को आश्चर्य हुआ।
ऐसा लग रहा था कि यहाँ के पुरस्कार कार रेसिंग की तुलना में अधिक उदार थे। बस इतना था कि रेसिंग में जब तक कोई सावधान रहता तब तक किसी भी तरह के घातक दुर्घटना में फंसने का कोई जोखिम नहीं होता। दूसरी ओर रिंग में अगर आपके पास कौशल और ताकत नहीं थी तो आप निश्चित रूप से पीटे जाने वाले थे। बस उसका फोन वाइब्रेट हुआ और उसी समय केल्विन ने जारी रखा, हमने अभी आपके खाते में 500 करोड़ रुपए स्थानांतरित कर दिए हैं, मुझे विश्वास है कि यह अब तक पहुंच गया होगा। विवान ने उत्तर में सिर हिलाया। उसे अपने फोन को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह पहले से ही सिस्टम के संकेत को देख सकता था जो उसे बता रहा था कि उसने वास्तव में जो कुछ भी प्राप्त किया है वह सच है। आपने 500 करोड़ रुपए कमाए। मल्टीप्लायर लागू हुआ। आपने 5000 करोड़ रुपए प्राप्त किए। पहला आय पुरस्कार के रूप में आपको एक शरीर मजबूत करने वाली गोली का नुस्खा मिला है। शरीर मजबूत करने वाली गोली, एक गोली जो किसी व्यक्ति की शारीरिक ताकत के विकास में मदद करती है। अधिकतम एक व्यक्ति 2 गोलियां ले सकता है। प्रभाव यह होगा कि 1 सप्ताह के भीतर प्रशिक्षण के बाद एक व्यक्ति की ताकत एक वयस्क पुरुष की तुलना में 2 गुना बढ़ जाएगी। जैक को आश्चर्य हुआ कि उसे गोली का नुस्खा दिया गया था, न कि खुद गोली। लेकिन वह खुश था क्योंकि वह कुछ और गोलियां बना सकता था जो उन लोगों की ताकत बढ़ाने में मदद कर सकती थी जिन्हें वह योग्य मानता था। वह सिस्टम के बारे में, पुरस्कार के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन इस समय केल्विन ने बात करना जारी रखा। और यह स्थानांतरण समझौता है। जब आप इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे तो आप ऑस्टिन की संपत्ति का 88% प्राप्त करने के लिए सहमत होंगे। ये वह दांव है जो आप दोनों ने लगाया था। 2% वह शुल्क है जो हमें यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि दांव पूरा हो। केल्विन ने जैक को एक फॉर्म देते हुए कहा। जैक ने इसे लिया और ध्यान से पढ़ा। उसने पाया कि वहां एक सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर थी जो ये साबित करती थी कि दस्तावेज कानूनी था। वह ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि अरेना इस तरह की चीजें प्राप्त करने में कितनी तेज थी। किसी भी मामले में जैक को परवाह नहीं थी और उसने तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए जब उसने देखा कि वहां कोई समस्या नहीं है। जैसे ही उसने अपना हस्ताक्षर पूरा किया, उसके दृष्टि में एक बौछार प्रणाली के संकेत दिखाई दिए। आपने 700 करोड़ रुपए कमाए। मल्टीप्लायर लागू हुआ। आपने 7000 करोड़ रुपए प्राप्त किए। आपको 2 स्पोर्ट्स कारें, एक एसयूवी और एक लिमोजीन मिली। गुणक लागू हुआ। विलय लागू हुआ। आपने एक बोइंग 7878 बीबीजे प्राप्त किया। आपको एम्बर सिक्योरिटीज मिली। गुणक लागू हुआ। आपने गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड प्राप्त किया। आपको 3 हवेलियां और एक विला मिला। गुणक लागू हुआ। आपने सिरेनिटी रेसिडेंशियल एरिया प्राप्त किया। आपको एम्बिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के 7% शेयर मिले। गुणक लागू हुआ। आपने ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर के 51% शेयर प्राप्त किए। आपको एक लैपटॉप, एक पेन, 30 पुरुष अंडरवियर के टुकड़े, 3 बॉक्स टिश्यू पेपर, 20 सूट के जोड़े मिले। ये पता चला कि वे मेजबान की पसंद को पूरा नहीं करते। नकद में बदल दिया गया। आपने 321,548,000 रुपये प्राप्त किए। गुणक लागू हुआ। आपने 32,154,800,000 रुपये प्राप्त किए। आपको एक दास मिला, आयुष। गुणक लागू हुआ। आपने एक नौकर प्राप्त किया, नामहीन। आप नाम निर्धारित कर सकते हैं। दांव से अर्जित धन पर गुणक की सीमा पहुंच गई है। भविष्य में दांव से अर्जित आय पर गुणक लागू करने के लिए मेजबान को सिस्टम को स्तर 2 में अपग्रेड करने की आवश्यकता है। अंतिम संकेत के साथ जैक का फोन जो उसकी जेब में था लगातार वाइब्रेट हुआ। अब जैक को अंततः सिस्टम की शक्ति का एहसास हुआ। विवान को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इस पल में सभी पुरस्कार प्राप्त कर लिए हैं। क्या वह अब अमीर नहीं हो गया? क्या वह रॉय परिवार से भी अधिक अमीर नहीं था? उसके सामने जो संकेत दिखाई दे रहे थे उन्हें देखकर विवान लगभग खुशी में जोर से हंस पड़ा, जब अचानक केल्विन की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। मिस्टर विवान, क्या समझौते में कोई समस्या है? केल्विन ने पूछा। वह विवान के प्रति जिस तरह से व्यवहार कर रहा था वह स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में बेहतर था। न केवल विवान की लड़ाई में क्षमता उच्च थी, बल्कि उसका बैकग्राउंड भी ऐसा था जिसे वे समझ नहीं पाए थे। वे वही करने की योजना बना रहे थे जो उन्होंने ऑस्टिन के साथ किया था, उसकी संपत्ति का वह हिस्सा प्राप्त करना जो ऑस्टिन के 90% का 45% के बराबर हो। अंत में विवान के द्वारा सुरक्षा प्रवर्तन सुरक्षा कंपनी खरीदने की जानकारी के अलावा उन्हें केवल ये पता चला कि वह क्रिस्टल शहर के रॉय परिवार का सदस्य है। लेकिन जो जानकारी उन्हें मिली थी उसके अनुसार विवान परिवार में पसंदीदा नहीं था और वास्तव में उसे परिवार से निकाल दिया गया था और हाल ही में उसे परिवार में वापस लाने की कोशिश की जा रही थी। अगर यही विवान की बैकग्राउंड के बारे में सारी जानकारी थी तो केल्विन कह सकता था कि यह कुछ नहीं है। लेकिन तथ्य यह था कि विवान ने अपनी पैसे का उपयोग करके कंपनी खरीदी थी और पहले ही इंचोएट शहर में ग्रोसरी चेन स्टोर्स शुरू कर दिए थे। ये साबित करता था कि उसके पास पैसे थे।
और अब तक उसने जो भी पैसे खर्च किए थे वह निश्चित रूप से 5 अरब से अधिक थे, जो कि वह जानता था कि रॉय परिवार इतनी जल्दी विवान को नहीं दे सकता, जो कि परिवार में पसंदीदा नहीं था। उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था वह ये था कि विवान का एक और गुप्त बैकग्राउंड था जिसे वे भी नहीं जान पाए। उन्होंने उसके खातों की जांच करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश वे उसके खाता विवरण की जानकारी तक पहुंच नहीं सके। बिल्कुल नहीं, मिस्टर केल्विन। विवान ने सिर हिलाया। वह उसे यह नहीं बताने वाला था कि वह अचानक अमीर हो गया है ना? हालांकि कुछ चीजें थीं जिन्हें उसे प्राप्त करने के लिए अन्य प्रक्रियाएं पूरी करनी थीं। विवान के पास पहले से ही ऑस्टिन की संपत्ति का 88% था। हालांकि उसके पास उन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था, फिर भी सिस्टम के अनुसार वे उसकी संपत्ति मानी जाती थीं। इसका मतलब था कि अगर वह बेन के साथ शेयर ट्रांसफर समझौते पर हस्ताक्षर करता तो निश्चित रूप से उसे पुरस्कार मिलेंगे। इस समय उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये साबित करता हो कि वह बेन के हाथ में शेयरों का मालिक है, और यही कारण था कि उन्हें अभी तक गुणित नहीं किया गया था। मिस्टर केल्विन, मेरे पास एक अनुरोध है। मुझे नहीं पता कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। विवान ने कुछ सोचकर पूछा। यह इस पर निर्भर करता है कि क्या मैं आपकी मदद करने की क्षमता रखता हूं या नहीं। केल्विन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। विवान ने सिर हिलाया और कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि मैं ऑस्टिन से प्राप्त सभी संपत्तियों को यहां बेच दूं, कंपनी और शेयरों को छोड़कर? केल्विन, एडविन और ऑस्टिन सभी के मुंह खुल गए। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे क्या सुन रहे हैं। विवान ने केवल संपत्तियों को प्राप्त किया था और वह उन्हें बेचने की बात कर रहा था। क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं था, या क्या वह उनकी परवाह नहीं करता था? ऑस्टिन स्पष्ट रूप से न केवल चौंका था बल्कि वह गुस्से में भी था। विवान द्वारा उससे प्राप्त संपत्तियों को उसके सामने बेचने के लिए कहना एक तरह से ताना था, लेकिन फिर भी उसे पता था कि इस समय वह कुछ नहीं कर सकता। न केवल वह अब अमीर नहीं था, विवान की अपनी ताकत यह साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि वह अब उसके लिए संभालने वाला नहीं था। ये तो उसके सबसे निचले स्तर पर होने की बात थी। बिल्कुल, यह मुफ्त में नहीं होगा। बेचने के बाद आप आय का 10% कमीशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? विवान ने उनकी आश्चर्यचकित नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए कहा। केल्विन ने अपनी होश में वापस आते हुए कहा, ठीक है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप संपत्तियों से अधिकतम लाभ प्राप्त करें। विवान ने सिर हिलाया और कहा, मैं लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहता। बस सब कुछ बाजार मूल्य पर बेच दो, या आप मुझसे बाजार मूल्य पर खरीद सकते हैं और बाद में बड़े लाभ पर बेचने का निर्णय ले सकते हैं। ऑस्टिन का मुंह एक पल के लिए खुला रहा, फिर उसने बिना कुछ कहे बंद कर लिया। उसके चेहरे पर चोटें थीं क्योंकि उसने मैचों के तरीके में हस्तक्षेप किया था, और जब लोगों ने दांव लगाना बंद कर दिया था तो अरेना को बड़ा नुकसान हुआ था। अब वह निश्चित था कि अगर उसने एक और विरोधाभासी शब्द कहा तो वह निश्चित रूप से एक टूटी हुई हड्डी का सामना करेगा, या शायद वह मर भी सकता है। अरेना के मालिक की नज़रों में वह कुछ भी नहीं था। केल्विन ने एक समझौते पर पहुंचते हुए कहा कि वह अगले दिन विवान के खाते में पैसे स्थानांतरित कर देगा। ये स्पष्ट था कि वह विवान द्वारा बेची जाने वाली संपत्तियों को खरीदने जा रहा था। विवान फिर एडविन के साथ चला गया, लेकिन वह होटल पहुंचने के लिए अधीर था ताकि वह अंततः उन पुरस्कारों को देख सके जो उसने प्राप्त किए थे। उसके पास अभी भी कुछ सवाल थे जो उसे सिस्टम से पूछने थे। एडविन, जो अच्छे मूड में था, धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, जिससे विवान को उसे एडविन से गाड़ी चलाने के लिए कहना पड़ा। जैसे ही उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा, गाड़ी हाईवे पर चिदा होटल की ओर तेजी से बढ़ी। एडविन अचानक गति बढ़ने के लिए तैयार नहीं था और उसे अपनी सीट पर पीछे झुकना पड़ा। उसके पैर लगभग हवा में उड़ गए। कुछ ही समय बाद वे चिदा होटल पहुंचे और विवान ने एडविन को अलविदा कहा। वह जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते समय उसने वैंडी और एंजी से मुलाकात की, लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, जैसे कि उसने उन्हें देखा ही नहीं, और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने फिर से संकेतों को देखना शुरू किया। आपने 700 करोड़ रुपये कमाए। गुणक लागू हुआ। आपने 7,000 करोड़ रुपये प्राप्त किए। आपको 2 स्पोर्ट्स कारें, एक एसयूवी और एक लिमोजीन मिली। गुणक लागू हुआ। विलय लागू हुआ। आपने एक बोइंग 7878 बीबीजे प्राप्त किया। आपको एम्बर सिक्योरिटीज मिली। गुणक लागू हुआ। आपने गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड प्राप्त किया। आपको 3 हवेलियां और एक विला मिला। गुणक लागू हुआ। आपने सिरेनिटी रेसिडेंशियल एरिया प्राप्त किया। आपको एम्बिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के 7% शेयर मिले। गुणक लागू हुआ। आपने ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर के 51% शेयर प्राप्त किए। आपको एक लैपटॉप, एक पेन, 30 पुरुष अंडरवियर के टुकड़े, 3 बॉक्स टिश्यू पेपर, 20 सूट के जोड़े मिले। ये पता चला कि वे मेज़बान की पसंद को पूरा नहीं करते। नकद में बदल दिया गया। आपने 321,548,000 रुपये प्राप्त किए। गुणक लागू हुआ। आपने 32,154,800,000 रुपये प्राप्त किए। आपको एक दास मिला, आयुष। गुणक लागू हुआ।
आपने एक नौकर प्राप्त किया, नामहीन आप नाम निर्धारित कर सकते हैं। दांव से अर्जित धन पर गुणक की सीमा पहुंच गई है। भविष्य में गुणक लागू करने के लिए मेजबान को सिस्टम को स्तर 2 में अपग्रेड करने की आवश्यकता है। अगली चीज जो उसने की वह थी अपने फोन को निकालकर अपने खाते में बैलेंस चेक करना। फ्लायर्स बैंक बचत खाता बैलेंस 111,164,670,000 रुपये है। अब उसके खाते में 111 अरब रुपये से अधिक थे और यह उसे अपने कार्ड का स्तर अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त था। फिर उसने एक के बाद एक संकेतों का पालन करना शुरू किया। उसने अपना लैपटॉप निकाला और उसे टेबल पर रखा, फिर होटल के वाईफाई से कनेक्ट किया ताकि वह किसी भी जानकारी की खोज कर सके जो उसे नहीं पता थी। जिस चीज़ की उसने सबसे पहले खोज की वह निश्चित रूप से बोइंग 7878 BBJ थी। उसने पाया कि यह एक शानदार व्यावसायिक निजी जेट है। इसकी कीमत कम से कम 2000 करोड़ रुपये है। जब विवान ने इसके बारे में जानकारी देखी तो वह इस हद तक चौंका कि उसे यह कहने के लिए कुछ नहीं मिला। दूसरे शब्दों में केवल ये निजी जेट उसे 2 अरब रुपये की संपत्ति बना देता है। और ये तो बस शुरुआत थी। एम्बर सिक्योरिटीज वह कंपनी थी जो ऑस्टिन की थी, जो सुरक्षा प्रवर्तन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रही थी क्योंकि उनके मुख्यालय उसी शहर में स्थित थे। इसकी कीमत सुरक्षा प्रवर्तन से कुछ 100 करोड़ रुपये कम थी। इसे देखकर विवान मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि वह दोनों कंपनियों को मिला सकता है और एक बड़ी कंपनी बना सकता है। लेकिन यह एक पल के लिए रुकना होगा क्योंकि एक कंपनी थी जो उसे गुणक लागू होने के बाद मिली थी। गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड। ये देश में एक लोकप्रिय सुरक्षा कंपनी थी। ये सुरक्षा प्रवर्तन और एम्बर सिक्योरिटी से काफ़ी बड़ी थी। इसकी कीमत लगभग 300,000 करोड़ रुपये थी। इसका कारण ये था कि यह मुख्य रूप से राजधानी शहर में आधारित थी। कंपनी के पास जो संसाधन और अन्य चीज़ें थीं वे मुख्य रूप से राजधानी और केंद्रीय प्रांत में केंद्रित थीं, जबकि अन्य प्रांतों जैसे पश्चिमी प्रांत में वहाँ जो संचालन कर रहे थे वे छोटे शाखाएं थीं जिन्हें मुख्यालय द्वारा लगभग नज़रअंदाज किया गया था। विवान ने कंपनी के बारे में जानकारी देखते हुए गहरी सांस ली। जितना वह बता सकता था, एम्बर सिक्योरिटीज की कीमत 3100 करोड़ रुपये या उससे थोड़ा अधिक थी। अगर मूल्य को 100 गुना गुणित किया जाए तो ये लगभग 300,000 करोड़ रुपये का मूल्य लाता है। यह अब गुणवत्ता में वृद्धि कहलाता है। जहां उसे 100 एम्बर सिक्योरिटीज मिलती वहां उसे एक उच्च मूल्य वाली कंपनी मिली। सेरेनिटी रेसिडेंशियल एरिया एक आवासीय क्षेत्र था जिसमें कई शानदार विला थे। ये राजधानी शहर में गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड के मुख्यालय के समान स्थित था। वहां कुल 30 विला थे और उनमें से सबसे सस्ता 200 करोड़ रुपये का था। आवासीय क्षेत्र का कुल अनुमानित मूल्य 38,000 करोड़ रुपये था। विवान खुद सोच रहा था कि इस आवासीय क्षेत्र में विला कितने शानदार होंगे कि उनकी कीमत इतनी अधिक हो। फिर एम्बिशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के 7% शेयर थे। यह अनुसंधान संस्थान एक छोटा अनुसंधान केंद्र था जो फार्मास्यूटिकल्स पर अनुसंधान करता था। ये वेंचर शहर में स्थित था। दूसरी ओर ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर, जिसका वह अब सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया था, केंद्रीय प्रांत में एक मध्य आकार का चिकित्सा क्षेत्र अनुसंधान केंद्र था। हालांकि ये देश में सबसे बड़ा नहीं था, चिकित्सा क्षेत्र में इसकी उपलब्धियों को कम करके नहीं आंका जा सकता। उसके 51% शेयर की कीमत कम से कम 42,000 करोड़ रुपये थी। दूसरे शब्दों में पूरी संस्था की कीमत कम से कम 106,000 करोड़ रुपये थी। जहां तक उस पुरस्कार का सवाल है जहां उसे लगभग ऑस्टिन के अंडरवियर के जोड़े मिले थे, विवान आभारी था कि सिस्टम ने इन वस्तुओं के मूल्य को नकद में बदलने का निर्णय लिया। अब उसने उस चीज पर ध्यान दिया जो उसे बताती थी कि सिस्टम वास्तव में कितना शक्तिशाली था। आखिरी चीज जो उसने ऑस्टिन के साथ अपने दांव से प्राप्त की थी। आपको एक दास मिला, आयुष। गुणक लागू हुआ। आपने एक नौकर प्राप्त किया, नामहीन आप नाम निर्धारित कर सकते हैं। एंजल, मैं इस पुरस्कार को कैसे प्राप्त करूं? विवान ने पूछा। सभी पुरस्कार जो उसने प्राप्त किए थे या तो कहीं पाक किए गए थे या वे ट्रांसफर प्रक्रिया में थे। लेकिन दास, जिसे आयुष कहा जाता था, निश्चित रूप से ऑस्टिन के अधीन था। इस युग में वह दास क्यों था, विवान इस बारे में निश्चित नहीं था। पहली बात, जो दास पहले ऑस्टिन का था अब आपका हो गया है। सिस्टम की मदद से उसकी आपके प्रति वफादारी अधिकतम हो गई है। दूसरी बात, आपको पहले नाम देना होगा। जब विवान ने यह सुना तो वह सिस्टम की शक्ति से हैरान रह गया। ये किसी व्यक्ति की वफादारी को प्रभावित करने की शक्ति भी रखता था। और अब उसे इस आयुष के बारे में कुछ नहीं पता था और वह नहीं जानता था कि वह उससे कैसे संपर्क करेगा। लेकिन किसी भी मामले में वह उस पर ध्यान देगा जो इस समय किया जा सकता था और बाकी को बाद के लिए छोड़ देगा। इसलिए उसने उस दास का नाम चुनने का निर्णय लिया जिसे सिस्टम उसे देने वाला था। लंबे समय तक सोचने के बाद उसे अचानक याद आया कि उसे दास के लिंग के बारे में नहीं पता। तो वह नाम कैसे देगा? एक पुरुष दास को जॉय नाम देगा या एक महिला दास को रूबेन नाम देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा।
एंजल, दास का लिंग क्या है? पुरुष या महिला? विवान ने पूछा। दास का लिंग उस नाम पर निर्भर करता है जो आप देंगे। विवान ने एक पल सोचा और फिर उसने श्रेयन का नाम चुना। और जैसे ही उसने नाम दिया, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। विवान ने एक पल के लिए भौहें चुराई, ये सोचते हुए कि कौन उसे परेशान करने आया। क्या ये दीपिका थी? उसे यकीन नहीं था, लेकिन उसने उम्मीद की कि वह दरवाजे पर दस्तक देने वाली नहीं थी। वह चिड़चिड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक महिला बिजनेस सूट में खड़ी थी। वह एक खूबसूरत महिला थी जिसकी रेटिंग लगभग 94 थी। उसकी उम्र के बारे में वह अनुमान लगा सकता था कि वह अपनी 20s में थी। हाँ, एक पल बाद विवान ने पूछा, मास्टर, मैं श्रेयन का हूँ। मैं यहाँ ड्यूटी पर रिपोर्ट करने आई हूँ। क्या आपके पास मेरे लिए कोई निर्देश हैं? महिला ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा। विवान दोनों हैरान और चकित था। यह महिला वही थी जिसे सिस्टम ने लाया था। उसने सोचा था कि वह एक पुरुष चाहता था, तो यह महिला कैसे हो गई? आप नाम चुनने में बहुत अच्छे हैं। श्रेयन का एक यूनिसेक्स नाम है। तो यह ऐसा था जैसे आपने सिस्टम को दास के लिंग को यादृच्छिक बनाने के लिए कहा। और चूंकि आपके पास कोई प्रेमिका नहीं है, शायद सिस्टम ने सोचा कि यह आपको एक ऐसा साथी देने में मदद कर सकता है जो आपके साथ रह सके। एंजल के शब्दों ने विवान को चुप कर दिया। श्रेयन का एक यूनिसेक्स नाम था। उसे इसके बारे में क्यों नहीं पता था? ये पहली बार था जब उसने सुना कि यह नाम यूनिसेक्स है। और आपने ये तय किया कि आप महिला को ला सकते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं खुद को आकर्षक नहीं मानता, मैं बस उन्हें नहीं देख रहा हूँ। विवान ने अपने मन में जवाब दिया। आपके सामने की महिला को इस दुनिया की सभी श्रेयन का नाम की महिलाओं में से चुना गया था। उसके पास अपना खुद का बैकग्राउंड और जीवन है, लेकिन सिस्टम ने उसे आपके प्रति वफादार बना दिया है, जैसे आयुष आपके प्रति है। इसके अलावा उसकी यादों में जो डाली गई हैं, उनके अनुसार वह आपकी दासी होने वाली थी और वह इस दिन काम पर रिपोर्ट करने आई थी। जो लोग उसके बारे में जानते थे, उनकी यादें बदल दी गई हैं और वे उसी तरह सोचते हैं। उसका चरित्र पूरी तरह से उस व्यक्ति से मेल खाता है जिसे आप अपने लिए सक्षम मानते हैं। उसकी क्षमताओं के लिए आपको ये तय करने का विकल्प दिया जाएगा और जिस तरह से आपने कौशल प्राप्त किए, वे उसके साथ विलय कर दिए जाएंगे। उसके लिए ये ज्ञात होगा कि उसने कहीं विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि दास के ध्यान केंद्रित करने के लिए 5 विकल्पों की सीमा है। दूसरे शब्दों में 5 पेशे, और बस इतना ही। विवान ने एक पल सोचा और याद किया कि महिला अभी भी उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही थी। इसलिए उसने अपनी नज़रें उस पर केंद्रित की और कहा, अभी नहीं, आप अंदर आ सकती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ ऐसा है जो आपको करने की आवश्यकता है। हाँ मास्टर, श्रेयंका ने उत्तर दिया और फिर विवान के साथ स्वीट में चली गई। जो विवान नहीं जानता था वह यह था कि उस पल जब उसने श्रेयंका को स्वीट में आमंत्रित किया, एंजी ने इसे देख लिया। इसलिए वह गुस्से में थी कि विवान, जो उसकी दोस्त के साथ सगाई में था, एक महिला को होटल में ले जा रहा था। इसके अलावा उसने यह उसी होटल में किया था जहां उसकी मंगेतर थी। क्या यह उनके बीच के संबंधों का स्पष्ट अपमान नहीं था? श्रेयंका को बैठने देने के बाद विवान ने सोचना शुरू किया कि सिस्टम ने क्या कहा था। उसने श्रेयंका को देखा। वह सामान्य रूप से व्यवहार कर रही थी, जैसे कि वह वास्तव में यहाँ होनी चाहिए और दरवाजे के सामने अचानक प्रकट नहीं हुई थी। ये किस स्तर की शक्ति थी? ये सोचकर कि उसके सामने की महिला वास्तव में इस दुनिया की सभी श्रेयंका नाम की महिलाओं में से चुनी गई थी। भले ही सिस्टम ने उसे पहले ही बता दिया था, फिर भी वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये शक्ति का स्तर स्पष्ट रूप से दूसरे ग्रह से है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। विवान ने सिर हिलाया और तय किया कि वह इस समय पर ध्यान केंद्रित करेगा। मुझे कौन से पेशे चुनने चाहिए? विवान ने अपने आप से पूछा। ये केवल एक पल के लिए था जब उसे उनमें से एक मिल गया। वह व्यवसाय प्रबंधन होने वाला था। अगर वह उसे भविष्य में उन व्यवसायों में मदद कर सके जो वह स्वामित्व में लेने वाला था, तो ये बेहतर होगा। भविष्य में वह अधिक से अधिक व्यवसायों का मालिक होगा और व्यस्त रह सकता है। इसलिए वह नहीं चाहता था कि वह अपने अधीन व्यवसायों के प्रबंधन में इतना व्यस्त हो जाए कि वह ये भूल जाए कि उसे एक जीवन जीना है। सिस्टम, मैं पहला पेशा व्यवसाय प्रबंधन चाहता हूँ, विवान ने कहा। तुरंत हो गया। विवान ने श्रेयंका को देखा जो अभी भी कोच पर बैठी थी, बिना किसी बदलाव के। कोई विशेष प्रभाव नहीं था। अब वह इस स्थिति में संदेह में था। इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस उससे इसके बारे में पूछ सकते हैं और आप जान जाएंगे। श्रेयंका, क्या आपके पास कोई विशेष कौशल है जो आपको व्यवसाय प्रबंधन में अच्छा काम करने में सक्षम बनाता है? विवान ने श्रेयंका की ओर देखते हुए पूछा। हाँ मास्टर, व्यवसाय प्रबंधन के बारे में सब कुछ मुझे विशेष प्रशिक्षण के दौरान सिखाया गया था जो मैंने बचपन से लिया। कौशल के बारे में, मेरे पास अधीनस्थों की वफादारी निर्धारित करने की क्षमता है।
दूसरे शब्दों में, सभी अधीनस्थ जिन्हें मैं नियुक्त कर सकती हूँ वे निश्चित रूप से विश्वासघाती नहीं होंगे। श्रेयंका ने उत्तर दिया, जितना भी मौका होगा कि जिस व्यक्ति को मैं नियुक्त करने जा रहा हूँ वह भविष्य में विश्वासघाती होगा, मैं जान सकूंगी। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, अगर उस व्यक्ति के परिवार को धमकी दी जाती है और उसके पास कंपनी को धोखा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। श्रेयंका ने आगे कहा। विवान ने सिर हिलाया। इस तरह वे कुछ विश्वसनीय अधीनस्थ प्राप्त कर सकते थे। शायद वे अभी से शुरू कर सकते थे उन कंपनियों के साथ जो इस समय उसके अधीन थीं। विवान ने एक पल सोचा और तय किया कि वह उसे उन सुरक्षा कंपनियों से निपटने देगा जो वर्तमान में एक में विलय होने वाली थीं। मुख्य कंपनी स्पष्ट रूप से गुड विजन सिक्योरिटी लिमिटेड थी। दूसरा, उसके पास उन लोगों को पीटने की ताकत होनी चाहिए जो उस पर हमला करने की हिम्मत करें। वह एक खूबसूरत महिला थी, इसलिए हमेशा ऐसे लोग होंगे जिनके पास छिपे हुए इरादे होंगे। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने निर्णय लिया कि उसका दूसरा पेशा एक समग्र लड़ाकू होगा। दूसरे शब्दों में, वह अपने शारीरिक शरीर का उपयोग करके हमला कर सकती थी और बंदूकें आदि का उपयोग कर सकती थी। दूसरा पेशा समग्र पेशेवर लड़ाई कौशल हो, विवान ने कहा। विवान का पेशेवर लड़ाकू एक क्षमता थी, जबकि श्रेयंका का वह एक कौशल था। तुरंत हो गया। एक पल सोचते हुए उसने पूछा, क्या वह गाड़ी चला सकती है? बिल्कुल नहीं। याद रखें, एक व्यक्ति को जो मूल बातें पता होनी चाहिए, उसके अलावा उसके कौशल लगभग खाली हैं। गाड़ी चलाना, विमान उड़ाना और परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी अन्य साधन एक ही पेशे RASR में संयोजित हैं, जिसका अर्थ है कि चाहे वह सड़क हो, रेलवे, समुद्र या हवा, कोई भी परिवहन का साधन नहीं है जिसका उसे उपयोग करना नहीं आता। जब विवान ने ये सुना तो उसकी जो गिर गई। उसने सोचा कि वह खुद को ऐसा कौशल क्यों नहीं मिला। आप उस स्तर की IQ के साथ दुनिया में उपलब्ध सभी कौशल में महारत नहीं हासिल कर सकते। विवान। गहरी सांस लेने के बाद विवान ने तीसरे पेशे के लिए RASR को तय किया। चौथा पेशा एक साधारण था, वह था कंप्यूटर के बारे में जानकारी। उसे कंप्यूटर चलाना, हैकिंग और अन्य कंप्यूटर कौशल जानने थे। इसलिए उस श्रेणी में फिट होने वाली एकमात्र चीज निश्चित रूप से कंप्यूटर मास्टरी थी। पांचवें के लिए विवान ने लंबे समय तक सोचा, लेकिन उस श्रेणी में फिट होने वाला कोई नहीं मिला। इसलिए उसने इसे इस समय के लिए छोड़ने का निर्णय लिया। इसके अलावा ये स्थान आपात स्थितियों के मामले में उपयोग किया जा सकता था। अब विवान ने अपने इस नए व्यक्तिगत सहायक को देखा। न केवल वह एक खूबसूरत महिला थी, बल्कि उसकी क्षमताएं भी उसके सहायक के लिए आवश्यक थीं। अब पहले कार्य के लिए जो वह उसे देने वाला था, श्रेयंका, क्या आप मेरे लैपटॉप की सुरक्षा के लिए फायरवॉल सेट कर सकती हैं और मेरे बारे में छिपाई जा सकने वाली किसी भी जानकारी को छिपा सकती हैं? हाँ, मास्टर। इसके तुरंत बाद श्रेयंका ने विवान का लैपटॉप, जो अभी भी टेबल पर था, उठाया और तेजी से टाइप करने लगी। कुछ ही समय बाद स्क्रीन पर कोड दिखाई देने लगे। बेशक विवान ने उनमें से कुछ को समझा, लेकिन बहुत अधिक नहीं। उसने विश्वविद्यालय में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी थी, लेकिन ये केवल मूल बातें थीं। हाँ, मास्टर। इसके तुरंत बाद श्रेयंका ने विवान का लैपटॉप, जो अभी भी टेबल पर था, उठाया और तेजी से टाइप करने लगी। कुछ ही समय बाद स्क्रीन पर कोड दिखाई देने लगे। बेशक विवान ने उनमें से कुछ को समझा, लेकिन बहुत अधिक नहीं। उसने विश्वविद्यालय में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी थी, लेकिन ये केवल मूल बातें थीं। अब जब वह स्क्रीन पर एक के बाद एक दिखाई दे रहे कोड को देख रहा था, विवान अंततः कंप्यूटर मास्टरी की शक्ति को समझ सकता था। सिर्फ 5 मिनट में श्रेयंका ने कोड टाइप करना बंद किया और विवान की ओर देखा। मास्टर, सब कुछ हो गया है। कोई भी हो, मुझे यकीन है कि वे फायरवॉल को पार नहीं कर सकते और लैपटॉप में मौजूद जानकारी चुरा नहीं सकते। आपके बारे में जानकारी के लिए आपके नाम के अलावा और कुछ नहीं पाया जा सकता। उनके लिए आपके बारे में अधिक जानकारी जानने का एकमात्र तरीका है कि वे उन लोगों से पूछें जो आपको जानते हैं। विवान श्रेयंका की क्षमताओं से प्रभावित था। अब जब एक हिस्सा निपट गया था, तो अब एक और मुद्दे पर ध्यान देने का समय था। उसने आयुष के बारे में सोचा, जिसकी वफादारी उसके प्रति अधिकतम हो गई थी। इसलिए उसने पूछा, श्रेयंका, क्या आप आयुष की जानकारी देख सकती हैं? अगर संभव हो तो मैं चाहूंगा कि वह यहाँ आए। हाँ, मास्टर, श्रेयंका ने उत्तर दिया और फिर से लैपटॉप पर टाइप करने लगी। विवान ने कुछ बुनियादी जानकारी दी, जैसे कि वह किसी तरह ऑस्टिन से जुड़ा था आदि। उसे पहले से ही ऑस्टिन की संपर्क जानकारी पता थी, क्योंकि उसने इसे अरेना में अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय प्राप्त किया था। अपनी अच्छी याददाश्त के साथ उसने इसे याद रखा, भले ही वह नहीं चाहता था। और कुछ ही समय बाद विवान ने देखा कि आयुष की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। श्रेयंका द्वारा एकत्र की गई जानकारी के अनुसार आयुष वर्तमान में 43 वर्ष का था। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। उसने ऑस्टिन की पूरी तरह से सेवा करने की लालसा रखी थी जब से उसने ऑस्टिन से अपनी बेटी को बचाने के लिए कहा था, जो उस समय बीमार थी और उसके पास उसका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे।
आयुष के पास व्यापार में अच्छे कौशल थे, लेकिन अपनी बेटी की बीमारी के कारण उसके व्यवसाय का पतन हो गया क्योंकि उसकी बेटी पर खर्च किए गए पैसे की कमी थी। ऑस्टिन से मदद मांगने के बाद ऑस्टिन ने केवल तब मदद करने पर सहमति दी जब उसने देखा कि आयुष के पास अच्छे व्यापार कौशल हैं। तो उस पल से आयुष ने ऑस्टिन की सेवा की। लेकिन इस समय तक आयुष की बेटी अभी भी अस्पताल से बाहर नहीं आई थी। आखिरकार यूरेमिया का इलाज करना आसान नहीं था। इसके बाद श्रेयंका ने फिर से टाइप करना शुरू किया और सुरक्षा कैमरों में हैक करने में सफल रही। और कुछ ही समय बाद उसने पाया कि आयुष वर्तमान में कहाँ था। वह वर्तमान में एम्बर सिक्योरिटीज के अंदर था। वह इसे प्रबंधित कर रहा था। विवान ने आयुष की संपर्क जानकारी ली और कॉल किया। नमस्ते आयुष, क्या आप इस समय चिदा होटल आ सकते हैं? हाँ मास्टर। हालांकि आयुष ने पहले विवान को नहीं देखा था, लेकिन उसकी विवान के प्रति 100% वफादारी ने उसे विवान को आसानी से पहचानने में मदद की। विवान ने कॉल समाप्त किया और एक पल के लिए गहरे विचारों में चला गया। फिर श्रेयंका की ओर देखते हुए, जो अब उसके पास बैठी थी, उसने पूछा, क्या आप मुझे यह विश्लेषण करने में मदद कर सकती हैं कि 3 सुरक्षा कंपनियों के विलय में कितना समय लगेगा? चाहे जितना भी पैसा लगे, बस गणनाएं कर लें। हाँ मास्टर, श्रेयंका ने उत्तर दिया और फिर एक पल के लिए चुप हो गई, जैसे वह 3 कंपनियों की जानकारी देख रही हो। फिर 5 मिनट बाद उसने बोलना शुरू किया। मेरे अनुमान के अनुसार मास्टर के अधीन 3 सुरक्षा कंपनियों के विलय में 1 महीने से अधिक समय नहीं लगेगा। लगभग 10,000 करोड़ रुपये के फंड के साथ ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि सब कुछ सबसे तेज गति से व्यवस्थित हो। इसमें सुविधाओं में सुधार, नए कर्मचारियों की भर्ती और अन्य चीजें शामिल हैं जो एक बड़ी कंपनी को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए आवश्यक हैं। श्रेयंका ने कहा। विवान ने सिर हिलाया। अब वह चीज जिसे वह निश्चित रूप से परीक्षण करना चाहता था, वह थी शरीर मजबूत करने वाली गोली का नुस्खा। इस गोली के साथ वह निश्चित था कि उसकी सुरक्षा कंपनी में काम करने वाले लोग निश्चित रूप से 2 गोलियां प्राप्त करने के बाद अपनी ताकत में वृद्धि करेंगे। लेकिन वह खुद को यकीन था कि वह गोली विकसित नहीं कर सकता। पहला कारण यह था कि उसके पास चिकित्सा प्रयोगशाला कौशल नहीं था। दूसरा कारण यह था कि उसके पास ऐसा करने के लिए कोई जगह नहीं थी। रुकिए, उसे अचानक याद आया कि उसे ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर के 51% शेयर मिले थे। लेकिन अगर उसने गोली के नुस्खे को जारी किया तो ये तथ्य कि रिसर्च सेंटर के प्रभारी लोग उसके प्रति वफादार नहीं थे, वे निश्चित रूप से नुस्खा लीक कर देंगे। फिर अगर उसने गोली के नुस्खे को जारी करने की हिम्मत की और यह सफलतापूर्वक बनाई गई, तो वह निश्चित था कि उन शेयरधारकों को, जिनके पास शेष 49% शेयर थे, बिना कुछ किए लाभ होगा। तो विवान ने इस बार एक निर्णय लिया। उसने श्रेयंका की ओर देखा, जो अब उसके सामने बैठी थी, और कहा, मैं चाहूंगा कि आप सुरक्षा कंपनी में उन 20 लोगों की एक टीम प्राप्त करने में मेरी मदद करें जिन पर भरोसा किया जा सके। मैं चाहता हूं कि वे एक निजी सुरक्षा टीम बनाएं। एक पल रुकने के बाद विवान ने जारी रखा, मैं चाहता हूं कि वह टीम इस सप्ताह के भीतर बनाई जाए। और जब आप ये कर लें, तो आप सुरक्षा कंपनियों के विलय के मुद्दे को पहले छोड़ दें और मुझे ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर के शेष 49% शेयर प्राप्त करने में मदद करें। और यह इस महीने के भीतर पूरा होना चाहिए। हाँ मास्टर, श्रेयंका ने सिर हिलाया। इस समय विवान का फोन बजा। अनजान नंबर को देखकर विवान ने कॉल रिसीव की और एक महिला की आवाज आई। नमस्ते मिस्टर जैक्सन, मैं गुडविजन सिक्योरिटी लिमिटेड की वर्तमान सीईओ ट्रेसी हूँ। चूंकि आपने कंपनी के सभी शेयर खरीद लिए हैं, मैं जानना चाहती थी कि क्या आपके पास दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का समय है। विवान ने एक पल सोचा और कहा, मैं 2 दिनों में वहां पहुंचूंगा। या अगर आप वेंचर सिटी आ सकती हैं तो यह कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, फिर मिस्टर जैक्सन, मैं वेंचर सिटी आऊंगी। उड़ान के समय से मुझे कल सुबह 10 बजे वहां होना चाहिए। ट्रेसी ने कहा, ठीक है, मैं चिदा होटल में आपका इंतजार करूंगा। विवान ने कहा और फिर कॉल समाप्त कर दिया। उसने श्रेयंका से कहा, आप सुरक्षा प्रवर्तन से टीम ले सकती हैं क्योंकि यह करीब है। और एक और बात, आप मेरी मदद कर सकती हैं ये सुनिश्चित करने में कि मैंने मैक्सवेल को जो पैसे दिए हैं वो सही तरीके से खर्च हो रहे हैं। उन्हें बचाना नहीं चाहिए। उन्हें आपात स्थितियों के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने चाहिए, अगर संभव हो। हाँ मास्टर, श्रेयंका ने कहा और फिर उठने लगी, लेकिन विवान ने उसे रोक दिया। आप ये कल कर सकती हैं, अब रात का समय हो चुका है। बस बाकी 2 कमरों में से एक चुनें और उसका उपयोग करें। विवान ने कहा, हाँ मास्टर, श्रेयंका ने उत्तर दिया और फिर विवान के लैपटॉप के साथ एक कमरे में चली गई। उसे अभी भी उन सभी कंपनियों पर थोड़ा और शोध करना था जो विवान ने अधिग्रहित की थी और उनके प्रतिस्पर्धियों पर भी। श्रेयंका के जाने के बाद विवान का फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर देखते हुए उसने पाया कि यह आयुष था। विवान ने कॉल रिसीव की और आयुष को बताया कि वह जिस स्वीट में था वहां आ जाए। कुछ मिनटों बाद आयुष वहां पहुंच गया। उसे देखते हुए विवान ने देखा कि आयुष का स्वभाव ग्रेस के समान था, बस उसका स्वभाव पुरुषाना था।
नमस्ते मास्टर, आयुष ने विवान को झुककर नमस्कार किया। विवान ने आयुष का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वह सोच रहा था कि क्या पूरी तरह से उसके प्रति वफादार होने के कारण आयुष अब भी एक इंसान था या वह एक कठपुतली की तरह था। वह एक इंसान है और सामान्य अवसरों पर उसी तरह व्यवहार करेगा जैसा उसे करना चाहिए। बस इतना है कि वह कभी भी आपको धोखा नहीं देगा और अगर आप उससे कहें तो वह मरने के लिए भी तैयार होगा। विवान ने सिर हिलाया और आयुष का स्वागत करते हुए कहा, आयुष, मैं यहाँ कुछ पूछना चाहता हूँ। जिस कंपनी का आप प्रबंधन कर रहे हैं वह कैसी है? क्योंकि मैं हैरान हूँ कि यह पहले से ही 8 बजे है, फिर भी आप कार्यालय में हैं। मास्टर, कंपनी ठीक है। बस इतना है कि पूर्व मालिक लापरवाह था और पैसे खर्च करना पसंद नहीं करता था। इसके परिणामस्वरूप कंपनी अब तक विकसित नहीं हो सकी। इसके अलावा वहाँ के कर्मचारियों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया जब तक कि उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए। वर्तमान एम्बर सिक्योरिटीज की प्रतिष्ठा के साथ इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सुरक्षा प्रवर्तन को नहीं हरा सकती। आयुष ने कहा। उसके स्वर से विवान समझ गया कि वह निराश था और विवान उसे थोड़ा समझ सकता था। आखिरकार अगर आयुष ने कंपनी को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए मेहनत की और दूसरी ओर कोई उसे नीचे खींच रहा था तो यह स्पष्ट था कि वह निराश और हताश हो सकता था, ये देखते हुए कि जो ये सब कर रहा था वह मालिक था और उस समय उसका मास्टर था। विवान ने इसके बारे में सोचा और कहा, आयुष, मैं चाहता हूं कि आप कंपनी में आवश्यक परिवर्तन करें। मैं एम्बर सिक्योरिटीज को अन्य 2 सुरक्षा कंपनियों के साथ विलय कर रहा हूं। उस समय आप विलय की गई सुरक्षा कंपनी के प्रभारी हो सकते हैं। मैं आपसे बहुत उम्मीद करता हूं। आयुष उत्साहित हो गया जब विवान ने उसे परिवर्तनों को सौंपने और भविष्य में पदोन्नति की बात की। इससे वह खड़ा हुआ और विवान को एक और गहरा झुकाव दिया। मास्टर, मैं इस अवसर और विश्वास के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। ठीक है, फिर आप घर वापस जा सकते हैं। परिवर्तन कल किए जा सकते हैं। विवान ने सिर हिलाया। एक बार फिर विवान का धन्यवाद करते हुए आयुष अंततः चला गया। विवान ने निर्णय लिया कि वह आयुष को सुरक्षा उद्योग क्षेत्र की देखरेख करने देगा। चूंकि वह उसे धोखा नहीं दे सकता, विवान उसे कुछ और लाभ दे सकता था और उसे कुछ गलत होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। किसी भी मामले में आयुष न केवल उसके प्रति वफादार था बल्कि वह सक्षम भी था। अन्यथा ऑस्टिन उसे अपना दास क्यों बनाना चाहता, कोई ऐसा जो उसके लिए कंपनी चलाता। जब विवान ने देखा कि सब कुछ रात के लिए तैयार है तो वह अपने बेडरूम में वापस गया और श्रेयन द्वारा तैयार किए गए भोजन के बाद सो गया, जो अपने कमरे में वापस चली गई थी। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते अगला एपिसोड। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर दूसरे स्टोरी को भी एक्सप्लोर करें।